तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जाओ फेंग के साथियों को कुछ फिश मॉन्स्टर्स ने मार दिया था, इसलिए जाओ फेंग उन फिश मॉन्स्टर्स का पता लगाने के लिए ज्योतिष के पास पहुंचता है। ज्योतिष ने इस वर्ल्ड की कई जगहों पर ट्रैवल किया है, इसलिए उन्हें पता था कि ये फिश मॉन्स्टर किस इलाके में रहते हैं। वो बताते हैं कि ये फैंगजियान वैली के कुछ दूरी पर रहते हैं। हालांकि फैंगजियान वैली और इन फिश मॉन्स्टर्स के बीच आपस में नहीं बनती, इसलिए अब तक फिश मॉन्स्टर वहाँ से आगे नहीं आ पाते थे। लेकिन इस बार हजारों की मात्रा में वो लोग यहाँ पर आए थे, इसलिए जाओ फेंग को कुछ गड़बड़ लगती है और वो फैसला करता है कि इस चीज का पता वो खुद लगाएगा। तब इस पार्ट की शुरुआत में हमें एक ढाबे को दिखाया जाता है। ये ढाबा फैंगजियान वैली से कुछ दूर आगे पड़ता है। असल में जो ट्रैवलर्स वहाँ से गुजरते हैं वही यहाँ पर रुकते हैं। तो अभी ऐसे ही दो ट्रैवलर्स इस ढाबे पर आ रहे थे। अभी इतनी ज्यादा रात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ का मालिक उस ढाबे को बंद कर रहा था। वो उससे पूछते हैं कि तुम ढाबा बंद क्यों कर रहे हो, जिस पर वो आदमी घबराकर बताता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ माउंटेन के ऊपर रात को कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं, इसलिए मैं ढाबा बंद कर यहाँ से जा रहा हूँ। अब वो ट्रैवलर्स कहने लगते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, और साथ ही इस माउंटेन को तो फैंगजियान वैली प्रोटेक्ट करती है, फिर यहाँ पर मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं। लेकिन इस पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। अब तभी वो वहाँ जाओ फेंग को भी देखता है। वैसे उसे नहीं पता था कि जाओ फेंग कौन है। वो तो खुद ही इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि तुरंत ही अपना ढाबा बंद करता है और उन ट्रैवलर से भी वहाँ से जाने को कहता है। वैसे अब उसी दौरान जाओ फेंग यहाँ उसके ढाबे के पास आता है और वहीं लगे एक पिलर पर कुछ पंजों के निशान देखता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जा रहा था। अब जब वो और आगे बढ़ता है तो वहाँ माउंटेन के रास्ते पर कुछ पेड़ों पर भी उसे ऐसे ही पंजों के निशान दिखाई देते हैं और साथ ही वहाँ पर कुछ चीजें भी पड़ी हुई दिखती हैं। वो समझ जाता है कि उन फिश मॉन्स्टर्स ने यहाँ भी कुछ लोगों पर हमला किया है। हालांकि इसके बाद अब उसकी एंट्री वहाँ फैंगजियान वैली में हो चुकी थी। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली भी अब वहाँ वेस्टर्न स्वाम्प से लौटकर वापस आ चुका है, इसलिए सभी लोग उसके लौटने से खुश थे। दूसरी तरफ जाओ फेंग खुद से कह रहा था कि मुझे यहाँ थोड़ा देखकर रहना होगा, क्योंकि अगर इन्हें पता चला कि एक डेमन सेक्ट का मेंबर यहाँ आ गया है तो इससे पूरी वैली में ये बात फैल जाएगी। वैसे अब वो चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा है। तभी वो एक घर की तरफ आता है जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे। जाओ फेंग जब ध्यान से वहाँ देखता है तो उसे वहाँ 3 फिश मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो कि सामने 2 आदमियों से बात कर रहे थे। जाओ फेंग ये देखकर हैरान था। वैसे वो फिश मॉन्स्टर्स अभी माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम उस ट्रेजर को लेने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसके लिए हमें माफ कर दो। वैसे वहाँ जो 2 आदमी खड़े हुए थे इनमें से एक सीनियर है। जाओ फेंग सोचता है कि ये शायद इसी वैली का कोई एल्डर होगा और वहाँ दूसरा वाला भी इसी वैली का एक मेंबर है, क्योंकि जाओ फेंग ने उसके कपड़े देख लिए थे। अभी वो दूसरा वाला कह रहा था कि मास्टर, हमारी गलती ये है कि हमने उस ट्रेजर की बात को सीक्रेट नहीं रखा, हमने गलती कर दी और वो बात फैल गई। इस वजह से वहाँ पर और कई सारे कल्टीवेटर आए, वरना हमारे लिए उसे लेना आसान था। अभी जाओ फेंग उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसे जानने को मिलता है कि इन लोगों को उस ट्रेजर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो उस ट्रेजर को हेवनली एम्परर का ब्लैक स्टोन कहकर बुला रहे हैं। वैसे जब वो दूसरा वाला आदमी उस पहले वाले आदमी को मास्टर कहकर बुलाता है तो जाओ फेंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद वैली मास्टर फिश मॉन्स्टर के साथ मिला हुआ है। वी अभी यहाँ पर वो दूसरा वाला आदमी किसी का नाम लेते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन्हें जवाब देना होगा। इस पर वो पहले वाला आदमी जिसका नाम शेंग है वो कहता है कि ठीक है, 3 दिन के अंदर उसे जवाब पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद अब वो फिश मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। वैसे शेंग अभी उन फिश मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन उसी दौरान उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि कोई उनकी बात सुन रहा था। वो तुरंत बाहर की तरफ हमला करता है, पर जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। अब जब वो आसपास देख रहा था तभी अचानक से उसे कुछ दूर एक एनर्जी दिखाई देती है। अब वो वहीं जाने लगता है। वैसे उस जगह पर हम देखते हैं कि अभी जिन थे, जिन असल में ज्योतिष से इस जगह का पता लेकर आ गई थी और अभी वो कुछ फिश मॉन्स्टर से फाइट कर रही है। हालांकि वो उन सभी को बहुत आसानी से हरा देती है, पर अब जब वो उन फिश मॉन्स्टर्स के ग्रुप के लीडर पर हमला करने वाली थी उसी दौरान वहाँ पर शेंग आ जाता है और अपनी तलवार से जिन के अटैक को रोक देता है। जिन कहती है कि अच्छा, तो लगता है तुम्हें पता चल गया। ये सुनकर शेंग हैरान था। वो जिन से पूछता है कि तुमने वहाँ पर क्या सुना, जिस पर जिन कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मेरे अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या तुम उन्हें क्लियर करोगे। वैसे इतना कहकर वो यहाँ शेंग पर हमला कर देती है और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अभी वैसे तो जिन बहुत पावरफुल है, लेकिन शेंग भी कुछ कम ताकतवर नहीं है।
उसके अटैक भी बहुत पावरफुल थे और उसकी स्पीड भी बहुत तेज थी। वैसे इन दोनों की लड़ाई में वो फिश मॉन्स्टर वहाँ से दूर हटने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ जिन ये बात जानती थी कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पर लड़ नहीं सकती क्योंकि वो अपने इलाके में नहीं है, और अगर उसने यहाँ ज्यादा देर तक खुद को रोका तो जल्द ही फेंगजियान वैली से बाकी गार्ड्स भी यहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि वो वहाँ से दूर हट पाए। हालांकि शेंग उसे जाने नहीं दे रहा था, इसलिए अब जिन किसी तरह उससे लड़ते हुए थोड़ा पीछे हटकर पेड़ों में कहीं गायब हो जाती है। वैसे अभी शेंग को नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में गई है, पर तभी वहाँ पर उसका एक गार्ड आता है। वो शेंग की मदद करने के लिए आया था। हालांकि अब शेंग तुरंत ही वहाँ से हवा में आ जाता है जिसे वो थोड़ा दूर तक देख पाए, लेकिन फिर भी जिन का कहीं नामो निशान नहीं था। अब वो वहाँ से जाने लगा था। वो गार्ड कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इस पर शेंग कहता है कि मुझे किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। ना जाने उसने मेरी कौन सी बात सुन ली है। इसके बाद वो वहाँ से चला गया था। इसलिए अब सीन चेंज हो जाता है। हम यहाँ जाओ फेंग को देखते हैं और अभी वहाँ उसके पास जिन भी बैठी हुई थी। वैसे जाओ फेंग ने ही जिन को उस सिचुएशन से बचाया है, लेकिन अब वो जिन से पूछता है कि आखिर तुम उन पर हमला क्यों कर रही थी, तुम्हें पता ही होगा कि तुम फंस भी सकती थी। इस पर जिन कहती है कि उन फिश मॉन्स्टर्स ने मेरे साथियों को मारा था, और वैसे भी उन्होंने तो तुम्हारे साथियों को भी मारा है, इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने उनसे बदला लिया। वैसे अभी वो जिस जगह पर छुपे हुए थे वहाँ से बाहर आते हैं। जाओ फेंग अभी जिन की तारीफ करते हुए कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम यहाँ के मास्टर से फेस टू फेस फाइट करने को भी तैयार थी। इस पर जिन कहती है कि मुझे उससे डर नहीं लगता। वैसे अभी वो मेरी तलवार के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। अब जाओ फेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। इस पर वो बताती है कि उसने जाओ फेंग और ज्योतिष की सारी बातें सुन ली थी, इसी वजह से वो यहाँ पर आई। अब जाओ फेंग उससे पूछता है कि अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। तो इस पर जिन कहती है कि अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई है, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ रुककर फेंगजियान वैली से राज का पता लगाने की कोशिश करने वाले हो, जो कि बहुत खतरनाक काम है, इसलिए तुम्हें ये काम अकेले नहीं करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं भी इस चीज में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। अब जाओ फेंग ये सुनकर कुछ देर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर बाद में कहता है कि तुम यही कहना चाहती हो कि हम साथ में मिलकर काम करें। इस पर जिन हाँ करती है और कहती है कि पर इसके लिए तुम्हें एक प्रॉमिस भी करना होगा। अब जाओ फेंग पूछता है कि कैसा प्रॉमिस। तो इस पर जिन कहती है कि तुम वैसे कुछ नहीं करोगे जैसा तुमने वो यान के साथ किया। मैं नहीं चाहती कि मैं मारी जाऊं। वैसे अब दूसरी तरफ हम वहाँ शेंग को देखते हैं। वो अभी यहाँ इन्हीं घरों की तरफ आ गया था जिस घर में जाओ फेंग और जिन छुपे हुए थे। यहाँ आकर वो इन घरों में आग लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। असल में जाओ फेंग और जिन पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। अभी वो मास्टर सभी गार्ड से कहकर सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है और हर तरफ गार्ड फैले हुए थे। इस वजह से जिन और जाओ फेंग छुपे हुए थे और वहाँ से नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब जाओ फेंग किसी तरह से आसपास गार्ड्स पर नजर रखता है कि कहाँ गार्ड्स हैं और कहाँ नहीं, लेकिन गार्ड्स लगभग हर तरफ थे। तभी जाओ फेंग को दो गार्ड्स अकेले दिखते हैं, इसलिए वो तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देता है। वैसे इस चीज में वो पकड़े भी जा सकते थे क्योंकि दूसरे गार्ड अभी वहीं देख रहे थे, लेकिन जाओ फेंग उन्हें अपनी सेकंड एनर्जी से कंट्रोल करता है और जब वो गार्ड्स दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो इन्हें यहीं नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद वो दोनों ही रास्ता बदलते हुए तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और अभी रास्ते में जितने भी गार्ड्स उन्हें मिल रहे थे वो छुपकर उन पर हमला कर रहे थे। वो दोनों टीम वर्क में काम कर रहे थे। हम देखते हैं कि अभी जब एक गार्ड्स का बड़ा ग्रुप वहाँ से निकल रहा था तो जाओ फेंग उनके पीछे से निकलता है। अब जैसे ही उनका ध्यान वहाँ जाता है तो जिन यहाँ पीछे से आकर इन पर हमला कर देती है और साथ ही अब जो बाकी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं तो वो यहाँ हमला कर रहे थे, पर फिर जाओ फेंग दूसरी साइड से आता है और उन्हें भी मार देता है। इसके बाद अब वो दोनों वहाँ से फिर से अंदर की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन उसी दौरान जाओ फेंग को पता नहीं चलता और वो एक खास बैरियर के अंदर कदम रख देता है, जिसके आगे बढ़ते ही वहाँ जो घंटियां लगी हुई थी वो बजने लगती हैं और इससे वहाँ हर किसी को पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया उनके बैरियर को पार करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद जाओ फेंग वहाँ से भाग गया था और यहाँ लू खुद को समझा रही थी कि अब जाओ फेंग उसका दुश्मन है, इसलिए अगर वह उसके सामने आता है तो उसे जाओ फेंग से फाइट करनी होगी। साथ ही पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि कुछ फिश टाइप मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज्योतिष और यूए वेस्टर्न स्वैम्प से बहुत दूर आ चुके थे,
यहाँ पर आने के बाद अभी यूए आसपास की सीनरीज को देखते हुए कह रही थी कि वेस्टर्न स्वैम्प कितनी खतरनाक जगह है, जबकि ये कितनी अच्छी जगह है। अभी वो अपने हाथ में एक फूल रखे हुए थे, लेकिन इस पर ज्योतिष कहते हैं कि तुम्हें ये फूल इतना अच्छा क्यों लग रहा है, ये सोने का थोड़ी है। पर अब यूए उनसे कहने लगती है कि आप सच में बहुत लालची हो, पर इस पर ज्योतिष कहते हैं कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर को लालची नहीं कहना चाहिए। मैं लालची हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। वैसे अब तभी यूए की नजर वहाँ ताओ पर जाती है, जो कि इन दोनों का ही पीछा कर रहा था। ज्योतिष भी उसे देखते हैं और यूए से कहने लगते हैं कि ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर यूए कहती है कि मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। ज्योतिष यूए से कहने लगते हैं कि मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, पर अब यूए कहती है कि आपको किसी के बारे में भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। पर ज्योतिष उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये डीमन सेक्ट का मेंबर है, इसलिए हम इससे और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। पर अब यूए कहती है कि नहीं, डीमन सेक्ट के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं सुना कि वो वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए हमें इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब ज्योतिष और ज्यादा घबरा गए थे। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये मुझको लूटने आया है कि ये मेरे पैसे के पीछे है। इस पर यूए कहती है कि हाँ, आपके पास तो ढेर सारे पैसे हैं। पर ज्योतिष उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें ये बात जोर जोर से नहीं चिल्लानी चाहिए। साथ ही यहाँ पर उन्होंने अपना तालिस्मान निकाल लिया था और कहने लगे थे कि हमें अभी इसे यहाँ से भगाना होगा। पर यूए उन्हें समझाती है और कहती है कि नहीं, आप ये अपने मन से सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही फिर वो धीरे से ये भी कहती है कि उसके पास जिन का दिया हुआ वो खास वेपन भी है, जिसकी मदद से वो आराम से टाओ को हरा सकती है। तो फिर अगर टाओ ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरे पर्सन है। उन्होंने मुझे बारिश में अपना अम्ब्रेला भी दिया था। लेकिन इस पर ज्योतिष कहने लगते हैं कि इसी से तुम समझ सकती हो कि उसने तुम्हें अम्ब्रेला दिया, लेकिन मुझ जैसे बूढ़े को अम्ब्रेला नहीं दिया, जो कि बारिश में मारा भी जा सकता था। पर यूए कहती है कि आप हर बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हो। अब इसके बाद वो वहाँ से जाने लगे थे और ताओ भी उन्हें जाता हुआ देख उनके पीछे चले जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी एक और आदमी उसी जंगल की तरफ शायद उसी ट्रेजर की तलाश में बढ़ रहा था। फिर इसके बाद हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि अभी जंगल में आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी उसे पानी के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वो वहाँ पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है कि वो क्या चीज है। उसे जानने मिलता है कि ये वही फिश मॉन्स्टर्स थे। अभी वो फिश मॉन्स्टर किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जाओ फेंग को लगता है कि शायद उन्होंने उसके ब्लड की स्मेल ले ली है, जिस वजह से वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। वो छुप जाता है, लेकिन अब जब एक फिश मॉन्स्टर उसे ढूंढते हुए इस तरफ आ रहा था तो वो हमला करने के लिए भी तैयार था। लेकिन इतने में उनका लीडर वहाँ से आवाज लगाता है, जिसके बाद सारे फिश मॉन्स्टर उसी तरफ भाग जाते हैं। वो लीडर उनसे उनकी ही लैंग्वेज में कुछ बात करता है, जिसके बाद वो फिर से पानी में चले गए थे और अलग अलग डायरेक्शन में बट गए थे। जाओ फेंग को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे डाउट हो चुका था कि शायद ये लोग भी यहाँ उसी ट्रेजर की तलाश में आए हैं, क्योंकि फिश मॉन्स्टर इस जगह पर नहीं रहते। अब इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम फैंग, मंक और जिंगयू को देखते हैं। वो तीनों रात बिताने के लिए अभी एक जगह पर आग लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन इस चीज से बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स उनके करीब आ रहे थे। पर तभी वो मंक एक बैरियर क्रिएट करता है, जिसके अंदर उसकी स्पिरिचुअल पावर थी, जिसकी वजह से जो भी इंसेक्ट्स वहाँ आगे बढ़ रहा था वो जल जा रहा था। फांग कहता है कि तुम्हारी पावर तो सच में कमाल की है, अब हमें रात भर चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे फांग उन दोनों से ये भी कहता है कि तुम दोनों को सो जाना चाहिए, लेकिन मंक कहता है कि नहीं, वो नहीं सो सकता, वरना ये बैरियर हट जाएगा। पर वो जिंगयू से कह रहा था कि अगर वो चाहे तो वो सो सकता है। जिंगयू कहता है कि वो भी नहीं सो सकता, क्योंकि पिछले 10 साल से वो नहीं सोया है, क्योंकि वो जब भी अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने विलेज के लोग दिखाई देते हैं और साथ ही उसे जाओ फेंग भी दिखाई देता है। ये चीज सुनकर मॉन्क कहता है कि क्या तुम अभी भी जाओ फेंग के बारे में सोचते हो? वो तो गोस्ट सेक्ट ज्वाइन कर चुका है और अब वो वहाँ की हाई पोस्ट पर भी आ गया है। आज नहीं तो कल उसे वहाँ का लीडर बनना है।
तुम तो ये बात जानते ही होंगे कि उसने कितने लोगों की जान ली है। क्या तुम अभी भी उसके बारे में अच्छा सोचते हो जिस पर जिंगयू कहता है कि वो उसका भाई है? उसके हिसाब से जाओ फेंग सिर्फ डीमंस के बहकावे में आ गया है, जिस वजह से वो उनका साथ दे रहा है। जिंगयू कहता है कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, वो हमेशा मेरे लिए मेरा भाई बनकर रहेगा। अब इसके बाद हम लू को देखते हैं, जो कि अभी जंगल में आगे बढ़ रही थी। तभी उसे सामने एक मरा हुआ सांप दिखता है। वो देखते ही समझ जाती है कि यहाँ पहले भी और कोई आ चुका था। उसी समय उसे झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है और फिर उसे बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते हुए वो तुरंत ही हवा में आ गई थी। वो नोटिस करती है कि ये सारे इंसेक्ट्स दूसरी तरफ जा रहे हैं। वो सोचती है कि शायद इस तरफ उसके बाकी दोस्त होंगे। तभी ये इंसेक्ट्स ब्लड की स्मेल को महसूस करते हुए उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, इसलिए अब वो सीधे ही उस डायरेक्शन में बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ हम वहाँ शाओ और ली की वाइफ को देखते हैं। वो दोनों भी अभी जब आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और उसी दौरान शाओ को आसमान में एक एनर्जी महसूस होती है, जो कि टियनयिन टेम्पल के मंक्स की थी। वो समझ जाता है कि शायद वो किसी खतरे में है। इस वजह से जिस तरफ से वो एनर्जी आ रही थी वो दोनों उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे। इसके बाद हम वहाँ वापस से जिंगयू, फांग और मंक के पास आते हैं। वो तीनों अभी भी उसी बैरियर में बैठे हुए थे, लेकिन उसी दौरान अचानक से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी वहाँ पर लाई आ जाता है, जो कि अभी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वो बैरियर हटाकर उसके पास आते हैं। लाई कहता है कि वो सभी एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इतने में ही बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स चारों तरफ से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखते हुए मंक ने तुरंत ही फिर से अपना बैरियर क्रिएट कर लिया था। वो सभी इंसेक्ट्स मारे तो जा रहे थे, लेकिन वो गिनती में बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से वो रुक ही नहीं रहे थे। ये लोग समझ गए थे कि ये काम किसी डीमन का है, जो कि इन इंसेक्ट्स कंट्रोल कर रहा है। तभी ली कहता है कि मुझे माफ करना, पहले ये मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया, जिस वजह से अब तुम लोग भी प्रॉब्लम में फंस चुके हो। लेकिन तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो कि वुयन की थी। वो कह रहा था कि देखो, पहले तुमने ही मुझ पर हमला किया था, इस वजह से मैंने तुम पर अटैक किया। पर अब ये लोग कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन जो इस तरह से छुपकर हम पर हमला कर रहे हो? अगर दम है तो सामने आओ। जिसके बाद वुयन उनके सामने आ जाता है। वुयन कहता है कि ये मत सोचना कि तुमने मुझे भड़काकर सामने आने पर मजबूर किया है। मैं सामने इसलिए आया क्योंकि मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं। वैसे अभी वो लोग हैरान थे। वो कह रहे थे कि ये इतनी कम एज में इतने ज्यादा पॉइजनस इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर पा रहा है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस पर वुयन कहता है कि मेरी तारीफ करने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया, लेकिन तुम्हें भी मानना पड़ेगा। तुम भी एक बैरियर की मदद से खुद को बहुत देर से बचाए हुए हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि मेरे इंसेक्ट्स को तुम कितनी देर तक रोक पाते हो। लेकिन अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सुनते हुए वहाँ मंक कहता है कि इसे इस तरह से नहीं जाने दे सकते, और मुझे नहीं लगता कि मेरा ये बैरियर हमेशा इन इंसेक्ट्स को रोकते रहेगा, और ये इंसेक्ट्स जल्दी नहीं रुकने वाले। इस वजह से हमें कोई प्लान बनाना होगा। ली कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। इस पर वो मंक कहता है कि जिंगयू और वो दोनों मिलकर वुयन पर हमला करेंगे, जिस दौरान ली और फेंग दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे कि ये इंसेक्ट्स उनका पीछा करें। अब उन लोगों को ये प्लान बिल्कुल सही लगता है, जिस वजह से वो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने वो बैरियर हटा लिया था और वुयन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ गए थे। यहाँ पर वुयन भी अपनी फ्लूट निकाल लेता है और उसे बजाकर उन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उस दूसरे मंक को देखते हैं जिसकी फाइट अभी जिन के साथ हो रही थी। जिन यहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर हमला करती है, लेकिन वो दूसरा मंक भी सोनिक वेव का इस्तेमाल करते हुए उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। पर जिन की रफ्तार बहुत तेज थी, जिस वजह से वो मंक के बहुत नजदीक आ जाती है। वो उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन मंक उसे अपने वेपन से रोक लेता है। पर उसी दौरान जिन फिर से अपने बहुत सारे क्लोन्स क्रिएट करती है, लेकिन अब जब वो क्लोन्स उसकी तरफ पड़ रहे थे, उसके पहले ही मंक ने अपने आसपास अपनी गोल्डन बेल को समन कर लिया था, जिनसे वो क्लोन्स रुक जाते हैं और जिन भी वहां से दूर रह जाती है।
अब जिन और फिर से उस मंक की लड़ाई शुरू हो रही थी, जिस दौरान मंक अपनी स्टिक को आगे कर रहा था। क्योंकि वो जिन की कमजोरी है, लेकिन जिन भी कोशिश कर रही थी कि वो उस स्टिक को खुद से दूर रख सके, लेकिन मंक भी उस स्टिक को पीछे नहीं कर रहा था। इसी वजह से जिन को वहां से पीछे आना पड़ता है और इतनी स्पिरिचुअल पावर से हमला करना पड़ता है, जिसकी वजह से मंक को थोड़ा सा एडवांटेज था। वो आराम से उसकी स्पिरिचुअल पावर को रोक पा रहा था। उसी दौरान फिर से अपने क्लोन्स समन करती है, लेकिन इस बार भी मंक अपनी सोनिक वेव से उन सारे क्लोनेस को रोक देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जाओ फेंग को देखते हैं, जो कि अभी जंगल में फिर से आगे बढ़ने लगा था। लेकिन उसी दौरान फिर से उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज असल में यहाँ जिंगयू और उस मंक की फाइट करने की थी, जो कि इस वक्त वुयन से फाइट कर रहे थे। हम वहाँ ली और फैंग को भी देखते हैं, जो कि इस वक्त उन इंसेक्ट्स को हरा रहे हैं। अब यहाँ इस तरफ जब मंक और जिंगयू वहाँ वुयन पर हमला कर रहे थे, तो वुयन वहाँ से थोड़ा दूर हटते जा रहा था, क्योंकि वो दोनों से एक टाइम पर नहीं लड़ सकता, लेकिन फिर भी वो दोनों के ही अटैक को एक एक कर रोक रहा था। अब वो नीचे रुकता है और कहता है कि मैं कितनी बार समझाऊं कि तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद अब उसने अपनी तलवार निकाल ली थी, जिससे वो पॉइजनस गैस टाइप के हमले करना शुरू कर देता है। वो यहाँ जिंगयू और मंक दोनों पर ही इस टाइप के अटैक कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उनसे बचना पड़ता है। जिंगयू सिर्फ दूर हट रहा था, लेकिन मंक अपने पास से एक एनर्जी बॉल निकालकर अपने सामने एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन फिर भी वो पॉइजनस एनर्जी अभी भी रुकी नहीं थी और यहाँ पर वुयन कह रहा था कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मेरे अटैक्स नहीं रोक सकते। मेरे पास ऐसे हजारों अटैक्स है। इसके बाद वो अपनी थोड़ी सी पावर को और एनर्जी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉइजनस गैस भी और ज्यादा बढ़ गई थी। हम देखते हैं कि अब यहाँ मंक फिर से अपने आसपास वही बैरियर बना लेता है, जिसके लिए पहले उसे जमीन पर आना पड़ता है। हम देखते हैं कि इससे वो पॉइजनस गैस उसके पास नहीं जा पा रही थी। दूसरी तरफ जिंगयू को भी अब गुस्सा आ गया था। वो अपनी तलवार को निकालते हुए थंडर ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो पॉइजनस गैस अपने आप ही वहाँ से दूर हट गई थी, जो देखकर वुयन भी हैरान था। अब जिंगयू यहाँ अपनी उस थंडर एनर्जी की मदद से वो उस पॉइजनस गैस को खत्म करता है और फिर थंडर ड्रैगन से वहाँ वुयन पर हमला कर देता है। लेकिन वुयन ने अपने सामने शील्ड क्रिएट कर ली थी, पर फिर भी वो वहाँ से थोड़ा दूर फेंका गया था। इस तरफ फैंग और ली दोनों ही एक फॉर्मेशन क्रिएट कर उसके आसपास आग लगा देते हैं। उस फॉर्मेशन के अंदर अभी वो सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स कैद थे, जिस वजह से जब वो आगे बढ़ रहे थे तो मारे जा रहे थे। इस तरफ अब हम देखते हैं कि यहाँ मंक आगे बढ़कर अपने उसी बैरियर को वुयन के आसपास क्रिएट कर देता है, जिससे कि वुयन वहाँ से भाग ना सके। लेकिन वुयन ने भी अपनी एनर्जी रिलीज कर उस बैरियर को हटा दिया था और वो भी वहाँ से भागने लगा था। अब हम वापस से यहाँ पर फैंग और ली को देखते हैं, जो कि अपने उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक फायर टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वो सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स खत्म हो चुके थे। इस तरफ जब ये चीज वुयन नोटिस करता है तो वो समझ जाता है कि उसे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये चारों मिलकर काम कर रहे हैं। इस वजह से उसका कोई भी अटैक काम नहीं कर पा रहा और अब इंसेक्ट्स भी खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये चारों अब उसे ही टारगेट बनाएंगे। वो वहाँ से निकल रहा था, लेकिन उसी समय जिंगयू उस पर हमला करता है, पर वो जिंगयू के अटैक को रोककर उसे पीछे हटा देता है और कहता है कि अब हम फिर कभी मिलेंगे। पर जब वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी समय वहाँ पर लू आ जाती है और अपनी मल्टी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर हमला कर देती है। इसके लिए वुयन पहले पीछे मुड़ता है और फिर अपने सामने पॉइजनस गैस की एक शील्ड क्रिएट करता है, पर उसी दौरान जाओ फेंग वहाँ वुयन के पीछे आ गया था, जहाँ वो अपनी उस डीमन स्टिक से उस पर हमला कर उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। यहाँ जिंगयू, लू, मंक, फांग सभी ने उसे नोटिस कर लिया था। वो उसे देखकर हैरान थे, पर जाओ फेंग इतने में ही वहाँ से चला जाता है। इस तरफ वुयन सीधा जाकर एक पेड़ से टकराया था, जहाँ पर वो गुस्से से चिल्लाता है कि जाओ फेंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इसके बाद वो भी पॉइजनस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब पता नहीं
वो यहाँ पर मारा गया या फिर वो यहाँ से कहीं टेलीपोर्ट हो गया। दूसरी तरफ हम वहाँ लू को देखते हैं जो कि उसी डायरेक्शन में चली गई थी जिस डायरेक्शन में ज़ाओ फेंग गया है। अब यहाँ जिंगयू भी उसी तरफ जाता है। वो हवा में आ गया था ज़ाओ फेंग को देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है, पर उसे वो नहीं दिखता। नीचे अचानक से ही ली को अजीब फील होने लगा था। मंक तुरंत ही उसके पास आता है और उसे हील करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं कि जिन अभी भी उस मॉन्क के ऊपर हमला कर रही थी, उसने अपने कई सारे स्पिरिचुअल क्लोन क्रिएट कर लिए थे, लेकिन वो मॉन्क भी फिर से हमला करते हुए उन क्लोन्स को रोकता है और वहाँ से पीछे हट जाता है। और तभी इतने में ही कोई और स्वॉर्ड स्ट्राइक से यहाँ जिन पर हमला करता है। इससे बचने के लिए जिन पीछे हटकर वहाँ पेड़ के ऊपर आ गई थी। अब हम देखते हैं कि ये अटैक असल में ज़ियाओ और ली की वाइफ ने किया है। वो यहाँ पर आते हैं और उस मॉन्क से पूछते हैं कि वो ठीक तो है, जिस पर मॉन्क कहता है कि वो ठीक है। साथ ही वो इन्हें वार्न भी करता है कि जिन से लड़ते वक्त उन्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि वो एक डेमन है। तभी जिन कहती है कि क्या पता उस मॉन्क को मुझसे क्या तकलीफ है कि तब से मुझसे फाइट कर रहा है, मैं तो यहाँ से चुपचाप जा रही थी। वैसे इतना कहते हुए वो ज़ियाओ के ऊपर भी अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल कर उसे वश में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ियाओ उसकी चाल में नहीं फंसता। पर इससे वो ये समझ आता है कि ये डेमन और कोई नहीं बल्कि जिन है, क्योंकि जिन इसी टेक्निक की वजह से फेमस है। अब यहाँ ज़ियाओ ने अपनी तलवार आगे कर ली थी और वो लड़ने के लिए तैयार था, पर तभी जिन कहती है कि तुम तो कुछ नहीं जानते। अगर तुम किसी से पहली बार मिलते हो तो पहले तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि तुम कौन हो। अब ज़ियाओ अपना नाम बताता है और ली की वाइफ का नाम भी बताता है। वैसे उसका नाम यान होंग है। अब जिन कहती है कि चलो ठीक है, नाम तो तुमने बता दिया, इसलिए अब हम लड़ सकते हैं। इसके बाद वो नीचे आती है, लेकिन फिर वो इन्हें आपस में ही लड़वाने के लिए कहने लगती है कि ट्रेजर तो एक ही है और तुम तीनों तो अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हो, फिर आखिर में वो ट्रेजर रखेगा कौन। इस पर ज़ियाओ तुरंत ही कह देता है कि वो ट्रेजर भले ही किसी के पास भी जाए, लेकिन वो डेमन्स के हाथ नहीं लगेगा। साथ ही अब यहाँ मॉन्क ने भी उन तीनों के ही आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। इसका मतलब वो जिन के जाल में नहीं फंसने वाले। अब इसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है और हम ज्योतिष और यू को देखते हैं जो कि अभी वेस्टर्न स्वाम के अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे। साथ ही अभी ताओ भी उनका पीछा कर रहा था। अब तभी वो कुछ देर के लिए एक जगह पर रुकते हैं, लेकिन उसी समय एक आदमी वहाँ आता है और ज्योतिष से कहता है कि अरे तुम तो पहले से बहुत बदल गए हो, लेकिन तुमने अभी भी ये काम नहीं छोड़ा। अब जब ज्योतिष पीछे देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और यू से कहते हैं कि वो यहाँ से अभी थोड़ी दूर चली जाए और जब तक वो उसे ना बुलाए तब तक वो यहाँ ना आए। अब यू पहले थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसका पैर गलत सीढ़ी पर पड़ता है। मगर अब ताओ भी वहाँ आ गया था, जिस वजह से यू उससे टकराती है और नीचे नहीं गिरती। हालांकि अब जब वो ताओ को देखती है तो फिर से हैरान हो जाती है, क्योंकि ताओ भी खुद उस आदमी को देखकर बहुत हैरान लग रहा था। वैसे अब हम भी वहाँ ऊपर देखते हैं, वहाँ पर डेमन किंग खड़ा हुआ था। असल में वो ज्योतिष और डेमन किंग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। अब यहाँ अभी वो बात कर रहे थे, जिस दौरान डेमन किंग कहता है कि हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। इस पर ज्योतिष कहती है कि हाँ, वैसे मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में सुना, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन इस पर डेमन किंग कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो, जब हम दोनों जवान थे तब तुमने ही अपनी डिवाइन पावर से मेरे फ्यूचर को देखकर मुझे बताया था कि फ्यूचर में मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, जिसके चलते मैं भी बुरा बन जाऊंगा। डेमन किंग कहता है कि तुम मानोगे नहीं, पर वैसे ही हुआ। अपनी आधी ही जर्नी में अपनी वाइफ को खो दिया और अब मेरी बेटी भी नहीं रही। ये सुनते हुए ज्योतिष उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मैंने जो कुछ कहा था वो बस तुमसे थोड़ा सा गुस्सा होकर कहा था, तुम्हें उस बात को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर डेमन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर अचानक से ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और अब कुछ देर इसी तरह से हंसने के बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि हेवन और अर्थ के सामने किसी की नहीं चलती, जो लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। अभी तो मुझे जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम फिर कब मिलेंगे, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर ज्योतिष कहने लगते हैं कि मेरा क्या होना है, मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, दुश्मन तो तुम्हारे हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। अब तभी वहाँ पर यू आती है और वो उसे नहीं पहचान पाई थी, इस वजह से वो ज्योतिष से पूछती है कि ये कौन है। तभी डेमन किंग कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती। इस पर यू मना करती है तो डेमन किंग एक कविता सुनाता है और कहता है कि किसी को भी सुनाकर पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि मैं कौन हूँ।
इसके बाद वो वहाँ से जा रहा था। अभी उसकी कविता तो समझ में नहीं आती, पर उसकी एक लाइन ये थी कि किसी से भी पूछ लेना कि वो सबसे ज्यादा किससे डरता है। तुम जिससे भी पूछोगी वो डेमन किंग का ही नाम लेगा। अब डेमन किंग के जाने के बाद ज्योतिष कहने लगते हैं कि ये खुद को बहुत ताकतवर समझता है, पर इसे नहीं पता कि गेम में ये अकेला नहीं है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम घोस्ट सेट के ही एक मेल और एक फीमेल मास्टर को देखते हैं। ये लेडी मास्टर वही है जो अपनी बर्ड की मदद से सभी पर नजर रख रही थी। ये उस मेल मास्टर से कहती है कि डेमन किंग तो ज़ाओ फेंग पर इतना भरोसा करते हैं, फिर आखिर हम उससे हमारा प्लान छुपा क्यों रहे हैं। अब उसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमन किंग ने ज़ाओ फेंग को बुलाकर बात की थी और ज़ाओ फेंग के बाद उसने इस मास्टर को भी बुलाया था। वो इसे सारी बात बताता है। अब ज़ाओ फेंग इसी जगह पर अकेला आने वाला था जो कि डेमन किंग नहीं चाहता और उसके हिसाब से उसे फ्यूचर के लिए कोई रिस्क नहीं लेना है क्योंकि इस चीज से पूरे घोस्ट सेट का फ्यूचर डिपेंड करता है। अब यहाँ से सीन फिर से चेंज हो जाता है और इस बार हम अब ज़ाओ फेंग को देखते हैं जो कि अभी बहुत स्पीड में भाग रहा था क्योंकि लू उसका पीछा कर रही है। यहाँ लू उसके ऊपर कई सारे स्वॉर्ड क्लोन से हमला करती है, लेकिन उन सभी से ज़ाओ फेंग बच जाता है और अपनी डेमन स्टिक की मदद से उन सभी को रोक लेता है। पर यहाँ लू की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब वो इन अटैक्स को करते हुए वहाँ करीब आती है और ज़ाओ फेंग की गर्दन पर तलवार रख देती है, जिसकी वजह से ज़ाओ फेंग को रुकना पड़ता है। अब ज़ाओ फेंग यहाँ पर अपनी जैकेट की कैप हटाता है, जिसके बाद उसका चेहरा देखकर लू कहीं खो सी जाती है। लेकिन अब उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ जंगल के बीच बादलों में से बहुत सारी एनर्जी गिरती है, जिसके बाद वो एनर्जी पूरे जंगल में फैल रही थी। इसे सब लोग जैसे ही नोटिस करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले हमें जियाओ को दिखाया जाता है जो कि बाकी सभी के साथ अभी जिन से फाइट कर रहा था, लेकिन जब जिन उस एनर्जी को महसूस करती है तो वहाँ से भाग जाती है। ये लोग भी समझ गए थे कि शायद ये एनर्जी उस ट्रेजर के अपीयरेंस का साइन है, इस वजह से अब ये भी वहाँ से भागते हैं। इसके बाद हमें बाकी सभी को भी दिखाया जाता है, वो भी उस एनर्जी को महसूस करते हुए सीधा उसी की तरफ जाने लगे थे। लेकिन इधर ज़ाओ फेंग और लू दोनों अभी आमने सामने थे, पर उन्हें भी वो एनर्जी तो महसूस हो ही गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिलते। अब तभी वहाँ पर ज़ाओ फेंग का बंदर मतलब जियाओ हुई आता है, लेकिन ज़ाओ फेंग उसे वहाँ से थोड़ा दूर हटने को कह देता है और इसके बाद वो लू से कहता है कि तुम कैसे हो। लेकिन इस पर लू जवाब देने की जगह पूछती है कि तुम्हारे पास जब मौका था तब तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया। वैसे यहाँ लू ने अपनी तलवार ज़ाओ फेंग की गर्दन पर रखी हुई थी, लेकिन उसे भी वो सारे मोमेंट्स दिखाई दे रहे थे जो कि हमने सीजन 1 में ज़ाओ फेंग और लू के बीच देखे थे। वैसे अभी सिर्फ लू को ही सीन दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि ज़ाओ फेंग भी उन्हें देख रहा था। उसे वो टाइम भी याद आता है जब टेम्पल के अंदर सभी लोग ज़ाओ फेंग के खिलाफ थे, लेकिन उस समय भी लू आगे आई थी और उसे सपोर्ट किया था। अब ज़ाओ फेंग कहता है कि तब तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी, लेकिन लू इस पर इस चीज का जवाब ना देते हुए अपना सवाल पूछती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ये सब बातें याद हैं, इसका मतलब तुम अभी भी ज़ाओ फेंग ही हो, तो क्या तुम फिर से लौट कर आ सकते हो। साथ ही वो ज़ाओ फेंग से रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन ज़ाओ फेंग बस इतना ही कहता है कि जिस नाम से तुम मुझे बुला रही हो, इस नाम से मुझे कोई नहीं जानता। ज़ाओ फेंग की बात से लू को अपना जवाब मिल गया था। वो अपनी तलवार तुरंत ही अपनी म्यान में रखती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ज़ाओ फेंग उसे रोकते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जान से नहीं मारोगी। तो इस पर लू कहती है कि अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी और तुम भी मत सोचना। इसके बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ाओ फेंग दुखी होते हुए कह रहा था कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब लौट कर नहीं आ सकता। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम फिर से वहीं उस मास्टर और उस लेडी मास्टर को देखते हैं जिन्हें डेमन किंग ने भेजा था। वो दोनों ही अभी उस एनर्जी को आता हुआ देख रहे थे। वो लेडी कहती है कि ट्रेजर अब सामने आने वाला है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जिस पर वो मास्टर कहता है कि हाँ, लेकिन हम पहले से ही तैयारी के साथ आए हैं। हमें जैसा कहा गया है हमें सिर्फ वैसा क्विकली पीला करना है। पर अब वो लेडी कहने लगती है कि वो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही। वो मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि अब ये बातें करने का टाइम नहीं है, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, हमें वैसा ही करना होगा जैसा हमसे कहा गया है। अब इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम जिन को देखते हैं जो कि अभी सबसे आगे जा रही थी और मोंग जियाओ और यान होंग उसका पीछा कर रहे थे। अभी आगे जाते हुए वो नीचे देखती है कि पानी में कुछ फिश मॉन्स्टर्स भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इससे वो समझ गई थी कि ये लोग भी यहाँ पर उसी ट्रेजर की तलाश में आए थे।
वो तुरंत ही अपनी पावर से उन फिश मॉन्स्टर्स के कुछ साथियों को मार देती है, जिससे उनका जो लीडर था उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन जिन पहले ही आगे निकल चुकी थी। इस वजह से वो मॉन्स्टर जब चीखता है तो उसकी आवाज यहाँ जियाओ और बाकी सभी को सुनाई देती है। अब वो यहाँ रुककर नीचे देखने आते हैं, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर पानी भरने लगता है और फिर वो फिश मॉन्स्टर उन्हें घेर लेते हैं। साथ ही कुछ फिश मॉन्स्टर्स अभी पेड़ के ऊपर से भी जंप करते हुए उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन ये लोग अपनी एनर्जी से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मगर वहाँ सामने जिन का रास्ता साफ था, वो चुपचाप यहाँ से जा सकती थी और अब वो ऐसा ही करती है। इसके बाद अब एक बार फिर सीन चेंज होता है और हम वहाँ ज़ाओफेंग को देखते हैं, जो कि जंगल में पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था कि ये जंगल कितना घना है, क्योंकि ये कई हजारों सालों से यहीं पर है। अब तभी अचानक उसके सामने एक बड़ी सी लकड़ी की दीवार आ जाती है। वो देखते हैं और सोचते हैं कि जंगल में इस तरह की लकड़ी की दीवार क्या कर रही है। हालांकि फिर उसे थोड़ा डाउट भी होता है और वो तुरंत ही सीधा ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगता है। बहुत देर तक ऊपर आने के बाद वो नोटिस करता है कि सच में ये कोई दीवार नहीं बल्कि एक पेड़ है। ये पेड़ बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जो चीज देखकर ज़ाओफेंग सच में बहुत ही हैरान हो जाता है। पर वो यहाँ पर रुकता नहीं है, बल्कि वो फिर से सीधा ही ऊपर की तरफ जाते जा रहा था और इसे एक पॉइंट पर पेड़ पर चढ़ते हुए वो बादलों को भी छू लेता है। लेकिन बादलों में तो वो भले ही आ चुका था, पर फिर भी पेड़ का एंड उसे दिखाई नहीं देता, इसलिए अब वो और आगे बढ़ता है और जब वो बादलों के भी ऊपर आ जाता है, तब फाइनली उसे पेड़ का एक एंड दिखता है। वो तुरंत ही उस जगह पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि उस बड़े पेड़ के ऊपर एक छोटा पेड़ उगा हुआ है, जिसके पत्ते पिंक कलर के हैं। वहाँ से जगह बहुत सुंदर दिख रही थी। ज़ाओफेंग कह रहा था कि कहीं वो ट्रेजर यहीं कहीं तो नहीं। हम सबसे पहले लू को देखते हैं, जो कि अभी उसी एनर्जी का पीछा करते हुए उस पेड़ के ऊपर आ चुकी थी। वो भी अभी उस जगह को ढूंढ रही है जहाँ से उसे वो एनर्जी महसूस हो रही है। इसके बाद हमें ज़ाओफेंग को दिखाया जाता है, वो भी सेम उसी एनर्जी का पीछा कर रहा था। हालांकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहाँ उसकी मुलाकात लू से होने वाली है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जिन को देखते हैं, वो अभी उसी एनर्जी का पीछा कर रही थी, जिस दौरान बाकी वो सब फेंग, ली, मोंक और ज़ियायु वो चारों उसके पीछे थे। पर अचानक से ही वहाँ पर वही स्नेक आ जाता है, जिसे हमने उस फॉग वाले इलाके में देखा था। वो अचानक से आया था, इस वजह से ये उसके अटैक से बच नहीं पाते और वो स्नेक इन्हें खा जाता है। हालांकि वो स्नेक इन्हें निकले इसके पहले ही मोंक ने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था और अब ली हमला करते हुए सामने उस स्नेक के मुंह को खोल देता है, जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ जिन अभी भी इनके ऊपर हमला कर रही थी, जिससे इनका बैलेंस बिगड़ जाए और वो स्नेक इन्हें यहाँ पर बिजी कर ले। पर अब वो सभी किसी तरह से बच जाते हैं। इसके बाद अब हम वापस से ज़ाओफेंग के पास आते हैं। वो आगे बढ़ते हुए उस एनर्जी वाली जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन उसकी मुलाकात वहाँ पर फिर से लू से होती है। लू पहले ही तलवार सामने कर उसका रास्ता रोक चुकी थी, पर ज़ाओफेंग चुपचाप वहाँ आगे बढ़ता है। लू फिर से उसके सामने तलवार करते हुए कहती है कि मैं ये ट्रेजर किसी भी डेमन के हाथ नहीं लगने दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डेमन उस ट्रेजर को लेकर मासूमों की जान ले। अब ज़ाओफेंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे किस वजह से ले जा रहा हूँ। लेकिन अब तभी लू ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लू हमला कर रही थी, इसलिए ज़ाओफेंग अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तुम वापस लौट जाओ। लेकिन लू कहती है कि मुझे भी तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इस ट्रेजर को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। हालांकि अब वो दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं मानने वाले थे, जिस वजह से उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लू अभी भी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो सारी तलवारें ज़ाओफेंग बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ज़ाओफेंग भी अपनी कई सारी पावरफुल डेमन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन लू पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। इस वजह से वो उसके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से रोक ले रही थी। अब तभी अचानक से वो अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि किंग युनसेक की टेक्निक है। ज़ाओफेंग उस टेक्निक से बच जाता है, लेकिन अब वो भी उसी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे लू थोड़ी मुश्किल से बची थी। वो कहती है कि अब तुम डेमन बन चुके हो, फिर आखिर तुम किंग युनसेक की टेक्निक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। जिस पर ज़ाओफेंग कहता है उसे जब जैसा ओपोनेंट मिलता है वो उसके हिसाब से टेक्निक बदलता है। लेकिन इस चीज पर लू कहती है कि ठीक है, अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रही, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जितनी भी टेक्निक्स आती हैं तुम उन सभी का यूज करो।
मैं उस हर एक टेक्निक को रोकूंगी। इसके बाद जाओ फेंग ने भी अपनी पूरी पावर यूज करना शुरू कर दिया था और लू भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। वो कई तरह के फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जैसे कि 10,000 स्वॉर्ड क्लोन टेक्निक। ये बहुत पावरफुल थी, लेकिन जाओ फेंग ने किसी तरह से एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उन सभी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को रोक लिया था। अभी फिर से उनकी तलवारें टकराती है, जिसके बाद जाओ फेंग थोड़ा सा दूर आता है और फिर एक खास फॉर्मेशन क्रिएट करता है। लेकिन उसी दौरान यहाँ पर लू ने भी एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, जो कि फ्रीजिंग फॉर्मेशन था। वो इस फ्रीजिंग फॉर्मेशन की मदद से जाओ फेंग के बनाए हुए इस फॉर्मेशन को जमा देता है, लेकिन जाओ फेंग हारा नहीं था। जाओ फेंग पीछे हटता है और बहुत ही पावरफुल डेमन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसने अपना स्पिरिचुअल पाम क्रिएट किया था। उसे रोकने के लिए लू ने अपने सामने एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, लेकिन जाओ फेंग का वो पाम अटैक स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की वजह से अपने पोजीशन को चेंज कर पा रहा था। लू बड़ी मुश्किल से उससे बचती है। तभी जाओ फेंग वैसे ही कई सारे पाम क्रिएट करता है, जो कि एक साथ लू की तरफ बढ़ रहे थे। पर अब तभी लू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्रीजिंग फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसने एक ही साथ उन सारे पाम अटैक को फ्रीज कर दिया था। साथ ही इसके बाद वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अब कुछ देर के लिए उनकी फाइट रुक चुकी थी। जाओ फेंग कहता है कि मानना पड़ेगा, तुमने 10 सालों में खुद को बहुत ताकतवर बना लिया है। मुझे नहीं लगता कि अब क्विंग्यू सेक्ट में तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई होगा। अभी लू कह तो नहीं रही थी, पर वो सोच रही थी कि अगर जाओ फेंग अभी भी क्विंग्यू सेक्ट में होता तो शायद वो उसे बीट कर सकता था, यानी कि वो उससे कल्टीवेशन के मामले में आगे निकल सकता था। अब इनके बीच फिर से फाइट शुरू होती है, पर तभी वहाँ पर मोंग फेंग और जिया यू आ जाते हैं। ली उनके साथ नहीं था, साथ ही उसे चोट लग गई थी, इस वजह से वो पीछे रुक गया। वो तीनों ही अभी यहाँ जाओ फेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। साथ ही अभी जाओ फेंग भी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो वहाँ नीचे आते हैं और जिया यू जाओ फेंग का नाम लेता है। जाओ फेंग भी उसी का नाम ले रहा था और वो बोलने ही वाला था, लेकिन इसके पहले ही जिन वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि अरे तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए, क्या तुम्हें वो ट्रेजर मिल गया? जिस पर यहाँ बाकी वो तीनों अभी लू की तरफ देख रहे थे, लेकिन लू इशारे करते हुए बताती है कि जाओ फेंग को वो ट्रेजर नहीं मिला है। वैसे अब यहाँ पर जाओ फेंग जिन से पूछता है कि उसके सेक्ट में तो बहुत सारे मास्टर्स हैं, फिर आखिर उसे ही यहाँ पर क्यों भेजा? जिस पर जिन कहती है कि वो सभी है, लेकिन वो समझदार नहीं है। अगर वो सच में यहाँ पर आते तो अब तक मारे जाते। वैसे वो ये भी बताती है कि वो इन तीनों को, मतलब कि मोंग, फेंग और जिया यू को यहाँ पर ट्रैप बिछाकर लेकर आई है, जिससे कि वो लोग इन्हें हरा सके, क्योंकि वो अकेले इन तीनों को नहीं हरा सकती थी। जाओ फेंग कहता है कि ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए हम हाथ मिला सकते हैं। जिसके बाद अचानक से जिन अपनी उस खास टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ फेंग के ऊपर करती है। फेंग कुछ देर के लिए तो उसके कंट्रोल में भी आ गया था, पर तभी मोंग उसकी एनर्जी को डिसमिस कर देता है, जिससे फेंग वापस से कॉन्शियस हो जाता है। वैसे अभी वो मोंग जाओ फेंग से कुछ कहना चाहता था, पर जब वो उसका नाम लेता है तो जाओ फेंग कहता है कि ये उसका नाम जाओ फेंग नहीं है। वो अपना रियल नेम बताता है, जो कि उसने बदल दिया है। पर तभी फेंग आगे आते हुए कहता है कि तुम हमारे लिए हमेशा जाओ फेंग रहोगे, तुम हमारे भाई हो। लेकिन इतने में ही मोंग उसे रोक देता है और कहता है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो फिर से हमारे पास नहीं आ सकता। अब इसके बाद उनकी लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही अचानक से वो जगह हिलने लगती है और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक स्नेक आता है, जिसे हमने भी कुछ देर पहले देखा। हमें जानने को मिलता है कि वो स्नेक असल में इस ट्रेजर का प्रोटेक्टर है और इसी वजह से वो यहाँ पर आ रहा था। वो जब यहाँ पर आ रहा था तब अचानक से उस जगह पर पॉइजन गैस भी फैलने लगी थी। साथ ही अब बादल हटते हैं और वहाँ सनलाइट आना शुरू हो जाती है। ये सनलाइट जैसे जैसे आगे बढ़कर उस सामने लगे हुए गुफा के स्टोन पर पड़ रही थी तो वो चमकने लगा था और ये स्नेक इन सभी के सामने आ गया था। अभी वो अपने मुंह से और ज्यादा पॉइजनस गैस रिलीज करता है, जिसके बाद वो सभी वहाँ सामने से हट जाते हैं। पर हम देखते हैं कि जाओ फेंग अभी भी वहाँ से नहीं हटा था। ये चीज ऊपर आने के बाद लू भी नोटिस करती है। वो देखती है कि नीचे जाओ फेंग की हालत खराब है। वो पॉइजन गैस में खड़ा हुआ है, लेकिन जाओ फेंग के वहाँ खड़े होने की वजह कुछ और थी, क्योंकि अब सनलाइट पड़ चुकी है। इस वजह से उस गुफा का दरवाजा ओपन होने लगा था। वो जैसे ही ओपन होता है जाओ फेंग तुरंत ही वहाँ आगे बढ़ जाता है,
पर ये देखते हुए लू वहाँ पर आकर उसका रास्ता रोक लेती है। पर इतने में ही वो जायंट स्नेक भी वहाँ पर पहुँचता है और उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ उस दीवार से टकरा गए थे। हालांकि हम देखते हैं कि वो दीवार धीरे धीरे बंद होने लगी थी। इसका मतलब इसके बाद वो अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये देखते हुए जाओ फेंग तुरंत ही फिर से वहाँ अंदर जाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि लू नीचे गिर रही थी। अगर वो उसे यहाँ छोड़ देगा तो वो जायंट स्नेक उसे चोट पहुँचाएगा, लेकिन वो यही कह रही थी कि तुम फिर से लौट कर आओ। इसी वजह से जाओ फेंग से रुका नहीं जाता। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और फिर सीधा उस गुफा की तरफ बढ़ जाता है। वो जैसे ही वहाँ अंदर जाते हैं वो दीवार बंद हो चुकी थी। इस वजह से वो जायंट स्नेक सीधा आकर उस दीवार से टकराता है और अब उसे गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो बिना देखे सब पर हमला करने लगा था। बाकी लोग पहले ही इस चीज से बहुत हैरान थे, पर अब वो सीधे उस स्नेक से बचना शुरू कर देते हैं। वैसे तभी हम वहाँ उस मेल मास्टर को देखते हैं जो कि अभी उस फीमेल मास्टर के साथ उधर ही आ रहा था। वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम लेट हुए हैं। वैसे इस तरफ अभी वो जायंट स्नेक यहाँ फेंग, मॉन्क और ज़ियायू तीनों पर हमला कर रहा था। वो तीनों इसके अटैक से बचते हैं और इसके बाद घूमते हुए उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो जायंट स्नेक बहुत बड़ा है और उसकी बॉडी बहुत हार्ड है। इस वजह से इनके अटैक उस पर काम ही नहीं कर रहे थे। ज़ियायू तो बिल्कुल सामने आकर उस पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी वो जायंट स्नेक फिर से अपना मुंह खोलता है और उसी समय वहाँ पर फेंग आ जाता है और सामने एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए ज़ियायू को बचा लेता है। पर उस जायंट स्नेक ने उन दोनों को वहाँ से पीछे फेंक दिया था, पर मॉन्क भी उन्हें वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर उन दोनों मास्टर पर पड़ती है। यहाँ जिन की भी नजर उन दोनों पर पड़ गई थी। इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। अब वो दोनों वहाँ से यहाँ आते हैं और वो मेल मास्टर कहता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए और काम शुरू करना चाहिए। इतना कहते हुए वो दोनों अपनी पावर मिलाकर एक बड़ा सा फॉर्मेशन उस पूरी जगह पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही वो फॉर्मेशन क्रिएट होता है, हमें सबसे पहले ज़ियाओ को, ली की वाइफ को और दूसरे मॉन्क को दिखाया जाता है। वो तीनों अभी उन फिश मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वैसे इस दौरान वो फिश मॉन्स्टर अभी उन्हें हराकर वहाँ उस एनर्जी के पीछे जाना चाहते हैं जहाँ पर वो ट्रेजर रखा हुआ है, लेकिन इतने में ही अचानक से वो एनर्जी गायब हो जाती है। इससे शायद वो समझ जाते हैं कि ट्रेजर अब उन्हें नहीं मिल सकता। इस वजह से वो लड़ाई रोककर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन ये चीज ज़ियाओ और बागियों को समझ में नहीं आती। अब इसके बाद हम वहाँ ज़ियाओ हुई को देखते हैं, जिस पर उन दोनों जायंट स्पिरिचुअल बीस्ट ने हमला कर दिया था। वैसे अभी इस दौरान वो फिनिक्स उस जायंट स्नेक को वहाँ से दूर हटा देता है, जिससे ज़ाओ फेंग को मौका मिल जाता है और वो उसी दौरान ज़ियाओ हुई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जो देखते हुए फेंग और ज़ियायू बात कर रहे थे कि शायद वो स्नेक भी जानता है कि वो उस जायंट फिनिक्स को नहीं हरा सकता, इस वजह से वो यहाँ से चला गया। वैसे अब हम देखते हैं कि अब वो फिनिक्स आगे बढ़कर ज़ाओ फेंग और ज़ियाओ हुई पर हमला कर रहा था, जिस दौरान ज़ाओ फेंग उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उस फिनिक्स के अटैक्स बहुत पावरफुल थे। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से ज़ियाओ हुई वहाँ से दूर फेंक गया था। अभी वो फिनिक्स ज़ियाओ हुई को खाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ट्रेजर वाला लिक्विड ज़ियाओ हुई के पेट में है। लेकिन फिर उसी दौरान ज़ाओ फेंग अपनी दोनों स्टिक को वही दूर से फेंकता है और ज़ियाओ हुई को बचा लेता है। साथ ही फिर उसे फिर से पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी जब वो फिर से आगे बढ़ रहे थे तो फिर वो फिनिक्स उन पर फिर से अपने कई सारे स्पेशल अटैक्स करता है, जिसकी वजह से एक बार फिर ज़ाओ फेंग के हाथ से स्लिप हो जाता है। वो फिनिक्स फिर से उसे खाने वाला था, लेकिन इतने में ही फेंग बहुत ही तेजी से वहाँ पर आता है और ज़ियाओ हुई को बचाकर वहाँ से ले जाता है। वैसे अब इससे ज़ाओ फेंग को मौका मिल चुका था उस फिनिक्स के साथ अकेले फाइट करने के लिए, इसलिए अब ज़ाओ फेंग यहाँ अपनी डेमन स्टिक का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जमीन से बहुत सारे खतरनाक स्पाइक्स निकल कर आ जाते हैं। लेकिन उस फिनिक्स ने उस स्पाइक्स को भी बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही इसके बाद वो अभी ज़ाओ फेंग को इग्नोर करते हुए वहाँ फेंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही मॉन्क सामने आकर उसे रोक लेता है और उसी दौरान लूबी भी उस फिनिक्स पर हमला कर देती है। साथ ही अब यहाँ फेंग ने आगे आकर ज़ाओ फेंग को वापस से ज़ियाओ ही को लौटा दिया था और फिर ज़ाओ फेंग से दूर जाने को भी कहता है, क्योंकि वो फिनिक्स सिर्फ ज़ियाओ ही का पीछा कर रहा है। अब ज़ाओ फेंग जब वहाँ से जाने लगता है तब यहाँ फेंग पीछे आता है। अभी मॉन्क ने उस फिनिक्स को रोक लिया था। लू उस पर 10,000 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर रही थी,
उसी दौरान ज़ियायू अपने थंडर ड्रैगन स्पिरिट का यूज कर लिया था और फेंग अब भी अपने एक बर्निंग फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। वैसे अब इसके बाद अचानक से उस फेनिक्स की आंखें बंद होने लगी थी। वो सभी समझ जाते हैं कि उन्होंने उस फेनिक्स को शांत कर दिया है, लेकिन ये बस उनकी एक भूल थी, क्योंकि तभी वो फेनिक्स अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उन चारों के अटैक को एक साथ में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर इसके बाद वो वापस से ज़ाओ फेंग का पीछा करने लगा था। अब ज़ाओ फेंग भागता है, लेकिन वो फेनिक्स उसके बहुत करीब आ गया था। मगर अब वो अटैक करे इसके पहले ही अचानक से उसके ऊपर एक ग्रेविटी प्रेशर पड़ता है और उसके आसपास एक फॉर्मेशन बन जाता है जिसने उसे कैद कर लिया था। वैसे ये फॉर्मेशन यहाँ पर उन दोनों घोस्ट सेट के मास्टर्स ने बनाया था और वो शुरुआत से ही इस फेनिक्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। अभी ज़ाओ फेंग उस फॉर्मेशन को देखते ही पहचान जाता है कि ये कुनलॉन्ग मैजिक फॉर्मेशन है। साथ ही अभी वो उन दोनों मास्टर्स को भी यहाँ पर देखकर हैरान था। तभी हम देखते हैं कि अब उस फॉर्मेशन के अंदर कुछ स्टोन समन होने लगे थे, जिनसे मोटी मोटी चेन्स निकलकर उस फिनिक्स को पकड़ लेती हैं। लेकिन उस फिनिक्स के अंदर अभी भी इतनी बार थी कि वो उन चेन्स को तोड़ रही थी। पर फिर उसी दौरान वहाँ पर डेमन किंग आ जाता है और आते ही वो अपनी पावर से एक मैजिक आइटम समन करता है, जो उस फिनिक्स की पावर को कम करते हुए उस फिनिक्स को ही अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखकर यहाँ लू और बाकी सभी भी बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी इस तरफ ज़ाओ फेंग वहाँ डेमन किंग के पास आता है और कहता है कि आप यहाँ पर। जिस पर डेमन किंग कहता है कि ये बात हम बाद में करेंगे, पहले तुम बताओ कि हमें इन चारों का क्या करना है। अब ये सुनकर ज़ाओ फेंग सोच में पड़ गया था, लेकिन तभी यहाँ से सीन चेंज हो जाता है, जिसके बाद हम वहाँ यू, ताओ और ज्योतिष के पास आ गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ज्योतिष थोड़ी सी थक चुके थे, इसलिए वो वहीं एक जगह पर रुक जाते हैं। अभी यू भी वहीं टेबल पर जाकर बैठ गई थी। साथ ही वो ताओ से भी बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद ताओ चुपचाप जाकर वहाँ बैठ गया था। लेकिन तभी ज्योतिष उससे कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम बहुत देर से हमारा पीछा कर रहे हो, आखिर तुम्हें इससे क्या मिल रहा है। ये सुनते हुए ताओ वहाँ से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। पर तभी यू उससे पूछती है कि आप कहाँ रहते हो, आपके पास घर है ना। इस पर ताओ कहता है कि हाँ, लेकिन जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं बहुत ही बदसूरत दिखता था, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन फिर कुछ जंगली जानवरों के झुंड ने मुझे पाला और फिर बाद में मेरी मुलाकात ब्लड रिफाइनिंग हॉल के सीनियर मास्टर से हुई, जिसके बाद उन्होंने मुझे अपना डिसाइपल बना लिया और फिर वही मेरा घर बन गया था। ये सुनकर ज्योतिष कहने लगते हैं कि फिर तो तुम्हें वही जाना चाहिए, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर ताओ कहता है कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसे घोस्ट सेक्ट के डेप्यूटी लीडर ने डिस्ट्रॉय किया है। वैसे यू और ज्योतिष दोनों ने ही ताओ को ज़ाओ फेंग के साथ देखा था, इसलिए वो दोनों ही हैरान थे। अब यू पूछती है कि फिर आप उन्हीं लोगों का साथ क्यों दे रहे हो, जिस पर ताओ कहता है कि क्योंकि, और बस इतना कहते ही वापस से यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम वहाँ वापस से ज़ाओ फेंग के पास आ जाते हैं। यहाँ उसे डिसीजन लेना था कि अभी उसे इन चारों का क्या करना है। अभी यहाँ फेंग सोच रहा था कि ज़ाओ फेंग बस कोई गलत डिसीजन ना ले, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन डेमन किंग से नहीं लड़ सकते। क्योंकि अब वहाँ ज़ाओ फेंग डेमन किंग से कहता है कि आप और इतने सीनियर मास्टर्स यहाँ पर खड़े हुए हो, फिर मैं कोई और डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। इस पर डेमन किंग हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ही डिसीजन लेना है, इसलिए अब तुम्हें ही डिसीजन लेना होगा। अब ज़ाओ फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी ज़ियायू चिल्लाता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो हम इसके लिए तैयार हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सुनते हुए वो दोनों मास्टर्स लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर कुछ देर की खामोशी के बाद डेमन किंग कहता है कि ये ज़ियायू जरूर तुम्हारा वही बचपन का दोस्त है ना। इस पर ज़ाओ फेंग कहता है कि अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग जरूरी नहीं है, अब सबसे ज्यादा जरूरी वो फिनिक्स बर्ड है, हमें पहले उसे संभालना होगा। अब तभी वहाँ वो लेडी मास्टर उस दूसरे मास्टर को आगे बढ़ने का इशारा करती है, जिसके बाद वो दूसरा मास्टर डेमन किंग से कहता है कि डेप्यूटी लीडर सही कह रहे थे, हमें पहले उस फिनिक्स को संभालना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं। ही ह्यूआन सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट भी यहाँ पर आए थे, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी तरफ से यहाँ लड़ने आए होंगे। अब ये बात तो डेमन किंग को भी सही लगती है, इसलिए इसके बाद वो उन दोनों मास्टर्स के साथ वहाँ से जाने लगा था, पर वो आगे का काम ज़ाओ फेंग को संभालने का कहकर जाता है। वैसे उसके जाने के बाद ज़ाओ फेंग भी जाने लगा था, पर तभी मॉन्ग ज़ाओ फेंग का नाम लेता है, पर फिर वो आगे कुछ भी कहे इसके पहले ही ज़ाओ फेंग उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा नाम ज़ाओ फेंग नहीं बल्कि गुइली है। अब तभी ज़ियायू आगे आता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो,
तुम ये बताओ कि आखिर तुमने हमारी मदद क्यों की, और अगर तुम हमारी मदद कर रहे हो इसका मतलब तुम हमें भूले नहीं हो। और कहता है कि जाओ फेंग, अभी भी टाइम है, अगर तुम चाहो तो फिर से लौट सकते हो। लेकिन इस पर जाओ फेंग कहता है कि मैं वापस क्यों लौटूंगा, आखिर मुझे वहाँ मिला ही क्या है। ये सुनते हुए ज़ाइयू को गुस्सा आ जाता है और वो आगे आने लगता है, लेकिन तभी मोंक उसे रोक देता है और कहता है कि अब इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये वैसे भी ब्रेन वॉश्ड हो चुका है, इसे समझाना बेवकूफी होगी। साथ ही मोंक जाओ फेंग से ये भी कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, हमें अब आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय कह देना चाहिए। ये सुनते हुए जाओ फेंग तुरंत वहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी फेंग जाओ फेंग को रोकता है और उसके पास आकर कहता है कि देखो, तुम भले ही मेरे बारे में कुछ भी सोचो, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपना दोस्त मानता हूँ और तुम मुझे यहाँ से वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं बल्कि जाओ ही से हेलो कहने के लिए आया था। ज़्याओ ही से हेलो कहते हुए कह रहा था कि क्या तुमने मुझे पहचाना, लेकिन ज़्याओ ही बहुत नींद में था, इसलिए वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। अब जाओ फेंग कहता है कि अब इसे नींद आ रही है और शायद उस ट्रेजर का असर इसके ऊपर है, हम फिर कभी मिलेंगे, तब तुम इससे बात कर लेना। लेकिन ये कहते हुए जाओ फेंग खुद हैरान था, क्योंकि वो ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसके दिल की बात अपने आप ही निकल गई। वैसे अभी भले ही ज़्याओ ही सो रहा था, लेकिन फेंग उसके साथ खेल रहा था। पर तभी जाओ फेंग उसे बिल्कुल धीरे से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आगे चलकर क्या होगा, शायद अच्छाई और बुराई की लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे। अब इस पर फेंग कहता है कि तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, मुझे ये बात ऑलरेडी पता है। वैसे वो ये भी कहता है कि हम पूरे 10 साल के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। वो जाओ फेंग को एक किताब देता है। अब जाओ फेंग उसे ओपन करते ही तुरंत बंद कर देता है। इस पर फेंग कहता है कि तुम ये अभी क्यों खोल रहे हो, क्या तुम हमारे सीक्रेट रिवील करना चाहते हो? अब उस किताब में क्या लिखा है ये अगर जे डायनेस्टी के फर्स्ट सीजन को ध्यान से देखा होगा तो आप इजीली समझ जाओगे, क्योंकि फेंग और जाओ फेंग की दोस्ती ही कुछ इसी तरह से हुई थी। वैसे अब इसके बाद फेंग हंसता है और वहाँ से चला जाता है। अभी आगे बढ़ते वक्त वो बहुत खुश लग रहा था, इसलिए मोंक उससे पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, जिस पर फेंग उसकी नकल करते हुए कहता है कि ये बात बताई नहीं जाती वरना नजर लग जाती है। वैसे अभी लू जाओ फेंग की तरफ देख रही थी, तभी मोंक उससे कहता है कि हमें भी अब चलना चाहिए, क्योंकि अभी हमें अपने बाकी दोस्तों को भी ढूंढना है। इसके बाद अब वो भी वहाँ से चले जाते हैं। जाओ फेंग अभी लू को जाते हुए देख रहा था, साथ ही इसके बाद वो उस किताब की तरफ देखता है। वैसे वो अपने दोस्तों से फिर से मिलकर बहुत खुश था, लेकिन इसके बाद अब वो भी ज़्याओ हुई के साथ वहाँ से अपनी डेमन स्टिक पर चढ़कर निकल जाता है। हम सबसे पहले एक मास्क मैन को देखते हैं जो अभी अभी होश में आया था। होश में आकर वो अपनी दोस्तों की डेड बॉडीज को वहाँ पड़ा हुआ देखता है और इसके बाद फिर से आसपास देखते हुए वो वहाँ से भागने लगता है। वैसे ये मास्क मैन असल में जाओ फेंग के लिए काम करता है और बाकी जो लोग मर गए हैं वो भी इसी के साथ थे। अभी ये किसी डर से भाग रहा था, लेकिन अचानक से ही इस पर हमला हो जाता है। ये हमला उन फिश मॉन्स्टर्स ने किया था जिन्हें हम पिछले कुछ पार्ट्स में देख चुके हैं। वैसे उन फिश मॉन्स्टर्स ने इस लड़के पर भी हमला करते हुए इसे भी खत्म कर दिया था, लेकिन तभी उन फिश मॉन्स्टर्स के ऊपर ही कोई हमला कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि जाओ फेंग ही था। उसके अटैक से कुछ मॉन्स्टर्स तो मारे जाते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अभी जाओ फेंग आगे बढ़ रहा था, तभी वहाँ पर उसका दूसरा खबरी आता है। वो कहता है कि डिप्टी लीडर, आपको आने में थोड़ी सी देर हो गई। हमने इन लोगों से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बहुत ताकतवर थे, जिस वजह से हमारे बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। वैसे अब जाओ फेंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी डेमन किंग से बात हुई, जिस पर वो लड़का कहता है कि हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हमने उनसे पूछा था कि हमें क्या करना है, जिस पर उन्होंने कहा कि ये चीज हमें डिप्टी लीडर बताएंगे, तो बताइए कि हम क्या करें। अब इस पर जाओ फेंग कहता है कि पहले इन लोगों की बॉडी को यहाँ से लेकर जाओ। वो लड़का पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, जिस पर जाओ फेंग कहता है कि इन फिश मॉन्स्टर्स ने मेरे इतने सारे लोगों को मार दिया, मैं इतनी आसानी से तो इन्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे इनके ओरिजिन का पता लगाना होगा। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम वहाँ ज्योतिष, यू और ताऊ को देखते हैं। ताऊ ने अभी सारी बात इन दोनों को बता दी थी, जो जानने के बाद अभी यू तो बहुत गुस्सा थी। वो कह रही थी कि आखिर सेक्ट दूसरे सेक्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर तभी ज्योतिष तो कहते हैं कि अगर सब मारे गए तो फिर उन्होंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया।
वैसे फिर यू यहाँ ताओ के पास आती है और उससे पूछती है कि इस इंसिडेंट के बाद से आप तो डिप्टी लीडर को बहुत ही ज्यादा हेट करते होंगे। इस पर ताओ कहता है कि हाँ, मैं पहले उन्हें हेट करता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि अगर वो लोग वहाँ पर आकर मेरे सेक्ट को खत्म नहीं भी करते तो और भी कई सेक्ट्स वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे। इसका मतलब हमारा सेक्ट किसी भी सिचुएशन में नहीं बच सकता था। बस बात ये हुई कि घोस्ट सेक्ट उन बाकी सभी सेक्ट से एक कदम आगे निकला और बाकियों से पहले ये काम कर दिया। अभी ये सुनने के बाद ज्योतिष कह रहे थे कि तुम तो बहुत समझदार हो, मुझे लगा नहीं था, पर तुम जैसा आदमी भी इतना पॉजिटिव हो सकता है। वैसे एक बात बताओ, इतना सब होने के बाद अब हमारा पीछा करने से तुम्हें क्या फायदा है? ये सुनकर ताओ तुरंत ही खड़ा हो जाता है और यू से कहने लगता है कि उसका ना ही इन्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा है और ना ही उसे इनकी कोई चीज या सामान चाहिए। वो कहता है कि मैं किसी बुरे इरादे से आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। साथ ही फिर वो कहने लगता है कि अगर वो लोग चाहे तो वो यहाँ से चला जाएगा और फिर वो जाने भी लगता है, लेकिन तभी यू उसे रोक देती है और कहती है कि वैसे भी हमारा भी कोई घर नहीं, हम इस तरह से ट्रैवल करते रहते हैं, तो अगर आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर ताओ बहुत खुश था, लेकिन तभी ज्योतिष यू को रोकते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या बात कर रही हो, इसके हमारे साथ चलने से किसी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब यू को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आपको कल की बात तो याद ही होगी, जब उस जंगली जानवर ने मुझ पर हमला किया था, तब इन्होंने ही मेरी मदद की थी, आप तो तब भाग गए थे। इस पर ज्योतिष कहती है कि वो जानवर कितना खतरनाक था, उसके सामने मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब इस बात पर यू कहती है कि इसी के लिए ये हमारे साथ चल सकते हैं, मुझे पता है कि आगे भी ये हमें ऐसे खतरों से बचाएंगे। अब इतना सुनने के बाद ताओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि बिल्कुल, और इसके साथ साथ मैं आपके बाकी कामों में भी मदद करूंगा। इसके बाद अब वो तीनों ही वहाँ से आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और अब हम वहाँ क्वीन यू सेक्ट के उस सेकंड टेम्पल में जाते हैं जहाँ ज़िया यू 10 साल से रह रहा था। हम देखते हैं कि अब वेस्टर्न स्वाम्प से वापस आ गया है। वो अभी यहाँ टेम्पल के बाहर से मास्टर को आवाज लगाता है कि मैं आ गया हूँ मास्टर, जिस पर मास्टर कहते हैं कि रुको, मैं अभी बाहर आता हूँ, अभी हमारे टेम्पल में एक गेस्ट आए हुए हैं। वैसे अभी वहाँ पर किंग यू सेक्ट के लीडर खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि शायद ज़िया यू पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इस पर मास्टर कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्यों ना तुम उसे अपना डिसाइपल बना लो। लेकिन इस पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि मैं उसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकता, क्योंकि उसे देखकर मुझे ज़ाओ फेंग की याद आती है। उनकी आंखें, बोलने का तरीका और साथ ही उनकी एक चीज बिल्कुल एक जैसी है। अगर मैंने उसे अपना डिसाइपल बनाया तो शायद मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। हालांकि फिर वो ऐसा भी कहते हैं कि वो मजाक कर रहे थे, पर तभी उन्हें खांसी आ जाती है, जो देखकर मास्टर कहते हैं कि इन 10 सालों में भी तुम्हारी इंजरी हील नहीं हुई। वैसे उनकी बॉडी को ये डैमेज 10 साल पहले उस जू जुआन स्वॉर्ड को यूज करने की वजह से पड़ा था। मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि अगर तुमने उस स्वॉर्ड को ज्यादा यूज किया तो इससे तुम शायद मुझसे पहले मारे जाओ। इस पर सेक्ट लीडर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे पहले तो नहीं मरने वाला। और अब इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अभी उनके बाहर आने के बाद ज़िया यू उन्हें ग्रीट कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज ज़िया यू को ठीक नहीं लगी थी, पर अब तभी मास्टर वहाँ पर आ गए थे। वो कहते हैं कि उसे छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि तुम्हें वहाँ ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी। इस पर ज़िया यू कहता है कि नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन हम मिशन में फेल हो गए हैं। हालांकि अब बाद में वो उन्हें पूरी बात बताता है, जो सुनने के बाद मास्टर कह रहे थे कि अच्छा, तो तुमने ज़ाओ फेंग से भी बात की थी। इस पर ज़िया यू हाँ करता है। फिर मास्टर कहते हैं कि क्या तुम उसे हेट करते हो? जिस पर ज़िया यू कहता है कि नहीं, उसने मुझसे अच्छे से बात की थी, मैं उसे हेट नहीं करता, बल्कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अब जब वो इतना कह रहा था, तभी मास्टर कहते हैं कि देखो, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ शायद अपना रास्ता भटक गया है, वो बुरा नहीं है। अब उनके इतना कहने के बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम वहाँ वापस ज्योतिष, ताओ और यू के पास आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी ताओ कहीं से 2 एप्पल तोड़ कर लाया था। वो एक एप्पल यू को दे देता है और दूसरा खुद खाने लगता है, जो देखकर यू इशारा करती है कि तुम ये ग्रैंडपा को दे दो। जिसके बाद ताओ आगे बढ़ गया था, लेकिन ज्योतिष उसे नहीं लेते और कहते हैं कि तुम एक एप्पल से मुझे नहीं खरीद सकते। अब इससे ताओ को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए अब वो उस एप्पल को खुद खाने लगता है। वैसे ज्योतिष चाहते थे कि वो फिर से उन्हें मनाए। अब तभी हम वहाँ ज़ाओ फेंग को देखते हैं। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो,
अब ताओ जैसे ही जाओ फेंग को वहाँ पर देखता है तो घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद जाओ फेंग उससे बात कर रहा था। वैसे अब यू जब जिया यू को देखती है तो तुरंत वहाँ जाओ फेंग के पास आ जाती है और वो भी उस एप्पल को जिया हुई को दिखाते हुए उसे अपने पास बुला रही थी। जिसके बाद जिया हुई भी उसके पास चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। वैसे अब यहाँ जाओ फेंग आगे बढ़कर ज्योतिष के पास आता है और उनसे कहता है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक फिश मॉन्स्टर ने आपकी ग्रैंड डॉटर मतलब यू पर हमला किया था। क्या आपको वो याद है? अभी उसके बारे में सुनकर यू तुरंत यहाँ आगे आ जाती है और कहती है कि उसे हम कैसे भूल सकते हैं, वो कितना खतरनाक था। अब जाओ फेंग उन्हें बताता है कि उन्हीं सेम फिश मास्टर की वजह से उसके कुछ साथी मारे गए हैं। वो अभी ज्योतिष से ये पूछने आया था कि आखिर वो फिश मॉन्स्टर रहते कहाँ पर हैं। ये सुनकर ज्योतिष वहाँ एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और बताना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि ये फिश मॉन्स्टर बहुत पहले पाए जाने वाले फिश गॉड और ह्यूमंस के वंशज हैं। वो बताते हैं कि ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये जिस चीज को टारगेट बना ले उसे ग्रुप में मिलकर खत्म करते हैं, जिससे सामने वाले का बचना नामुमकिन हो जाता है। जाओ फेंग कहता है कि मैंने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। जिस पर ज्योतिष बताते हैं कि वो यहाँ नहीं रहते, ये बहुत दूर फेंगजियान वैली के आगे रहते हैं। हालांकि इनके और फेंगजियान वैली दोनों के ही बीच में दोस्ती नहीं है, जिस वजह से जब वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच लड़ाई होती है। इसलिए अभी तक यहाँ फिश मॉन्स्टर नहीं आ पाते थे। इस पर जाओ फेंग कहता है कि इस तरह के मुकाबले से बचकर एक या दो फिश मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इस बार तो यहाँ हजारों की गिनती में फिश मॉन्स्टर्स आए थे। इसका मतलब फेंगजियान वैली में कुछ गड़बड़ चल रही है। इस पर जाओ फेंग फैसला करता है कि बाद में वो ये चीज खुद से पता लगाएगा। वैसे इसके बाद वो ज्योतिष के थोड़े और पास आकर उनसे धीरे से पूछता है कि क्या आप मुझे एंशिएंट विच क्लैन के बारे में बता सकते हो। ये सुनकर ज्योतिष अभी थोड़े से हैरान थे। वो कहते हैं कि वो क्लैन तो हजारों साल पहले डिसअपीयर हो चुका है। जिस पर जाओ फेंग बताता है कि उसे उनके इनहेरिटेंस के बारे में जानना है। ये सुनकर ज्योतिष कहते हैं कि अगर सच में तुम उनकी टेक्निक और इनहेरिटेंस के बारे में समझना या जानना चाहते हो तो उसके लिए उनकी कई सारी बुक्स पीछे छूट गई हैं। तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो और कुछ बुक्स तो कल्टीवेटर्स को भी मिल चुकी हैं, इसलिए वो तुम्हें आसानी से भी मिल जाएंगी। अब ये सुनकर जाओ फेंग खुश हो जाता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद वो यू के पास आता है जिया यू को लेकर यहाँ से जाने के लिए। अभी यू जिया हुई के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी वो उसके सर पर कुछ अजीब सा निशान नोटिस करती है। वो कहती है कि ये निशान तीसरी आंख जैसा क्यों लग रहा है, लेकिन अब तभी जिया हुई उसके हाथ से छलांग लगाते हुए यहाँ जाओ फेंग के कंधे पर आ जाता है। इसके बाद जाओ फेंग ताओ से पूछता है कि क्या तुम इन लोगों के साथ ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करोगे, जिस पर ताओ हाँ करता है। तो जाओ फेंग कहता है कि शायद लीडर जल्द ही तुम्हारा पता लगा लेंगे। लेकिन ये सुनकर ताओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उनसे नहीं डरता। अब जाओ फेंग कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाते ही वहाँ पर जिन आ जाती है और ज्योतिष से कहती है कि मानना पड़ेगा, आपको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है। वैसे अब इस पार्ट के एंड होने से पहले हमें लू को दिखाया जाता है जो कि जाओ फेंग को याद कर रही थी। वैसे वो अभी वही सारे सीन्स देख रही थी जिन्हें हमने पिछले कुछ पार्ट्स में देखा था। साथ ही उसे 10 साल पहले की भी मेमोरीज याद आ रही थी और उसे वो फाइट भी याद आती है जो जाओ फेंग और उसके बीच हुई थी। वो उस दिन को भी याद करती है जब जाओ फेंग ने उसकी मदद की थी, लेकिन अब वो जानती थी कि वो जाओ फेंग को वापस लाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए अब वो खुद को समझा लेती है कि शायद अब उसे इसी तरह से अपनी पूरी लाइफ गुजारनी होगी। हमें एक ढाबे को दिखाया जाता है। ये ढाबा फेंगजियान वैली से कुछ दूर आगे पड़ता है। असल में जो ट्रैवलर्स वहाँ से गुजरते हैं वही यहाँ पर रुकते हैं। तो अभी ऐसे ही 2 ट्रैवलर्स इस ढाबे पर आ रहे थे। अभी इतनी ज्यादा रात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ का मालिक उस ढाबे को बंद कर रहा था। वो उससे पूछते हैं कि तुम ढाबा बंद क्यों कर रहे हो, जिस पर वो आदमी घबराकर बताता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ माउंटेन के ऊपर रात को कुछ मॉन्स्टर्स आते हैं, इसलिए मैं ढाबा बंद कर यहाँ से जा रहा हूँ। अब वो ट्रैवलर्स कहने लगते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, और साथ ही इस माउंटेन को तो फेंगजियान वैली प्रोटेक्ट करती है, फिर यहाँ पर मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं। लेकिन इस पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। अब तभी वो वहाँ जाओ फेंग को भी देखता है। वैसे उसे नहीं पता था कि जाओ फेंग कौन है। वो तो खुद ही इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि तुरंत ही अपना ढाबा बंद करता है और उन ट्रैवलर से भी वहाँ से जाने को कहता है। वैसे अब उसी दौरान जाओ फेंग यहाँ उसके ढाबे के पास आता है और वहीं लगे एक पिलर पर कुछ पंजों के निशान देखता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जा रहा था।
अब जब वो और आगे बढ़ता है तो वहाँ माउंटेन के रास्ते पर कुछ पेड़ों पर भी उसे ऐसे ही पंजों के निशान दिखाई देते हैं और साथ ही वहाँ पर कुछ चीजें भी पड़ी हुई दिखती हैं। वो समझ जाता है कि उन फिश मॉन्स्टर्स ने यहाँ भी कुछ लोगों पर हमला किया है। हालांकि इसके बाद अब उसकी एंट्री वहाँ फैंसियान वैली में हो चुकी थी। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली भी अब वहाँ वेस्टर्न स्वाम्प से लौटकर वापस आ चुका है, इसलिए सभी लोग उसके लौटने से खुश थे। दूसरी तरफ ज़ाओफेंग खुद से कह रहा था कि मुझे यहाँ थोड़ा देखकर रहना होगा, क्योंकि अगर इन्हें पता चला कि एक डेमन सेक्ट का मेंबर यहाँ आ गया है तो इससे पूरी वैली में ये बात फैल जाएगी। वैसे अब वो चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा है। तभी वो एक घर की तरफ आता है जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे। ज़ाओफेंग जब ध्यान से वहाँ देखता है तो उसे वहाँ 3 फिश मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो कि सामने 2 आदमियों से बात कर रहे थे। ज़ाओफेंग ये देखकर हैरान था। वैसे वो फिश मॉन्स्टर्स अभी माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम उस ट्रेजर को लेने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसके लिए हमें माफ कर दो। वैसे वहाँ जो 2 आदमी खड़े हुए थे इनमें से एक सीनियर है। ज़ाओफेंग सोचता है कि ये शायद इसी वैली का कोई एल्डर होगा और वहाँ दूसरा वाला भी इसी वैली का एक मेंबर है, क्योंकि ज़ाओफेंग ने उसके कपड़े देख लिए थे। अभी वो दूसरा वाला कह रहा था कि मास्टर, हमारी गलती ये है कि हमने उस ट्रेजर की बात को सीक्रेट नहीं रखा, हमने गलती कर दी और वो बात फैल गई। इस वजह से वहाँ पर और कई सारे कल्टीवेटर आए, वरना हमारे लिए उसे लेना आसान था। अभी ज़ाओफेंग उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसे जानने को मिलता है कि इन लोगों को उस ट्रेजर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो उस ट्रेजर को हेवनली एम्परर का ब्लैक स्टोन कहकर बुला रही हैं। वैसे जब वो दूसरा वाला आदमी उस पहले वाले आदमी को मास्टर कहकर बुलाता है तो ज़ाओफेंग ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खुद वैली मास्टर फिश मॉन्स्टर के साथ मिला हुआ है। वी अभी यहाँ पर वो दूसरा वाला आदमी किसी का नाम लेते हुए कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन्हें जवाब देना होगा। इस पर वो पहले वाला आदमी जिसका नाम शेंग है वो कहता है कि ठीक है, 3 दिन के अंदर उसे जवाब पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद अब वो फिश मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। वैसे शेंग अभी उन फिश मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन उसी दौरान उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि कोई उनकी बात सुन रहा था। वो तुरंत बाहर की तरफ हमला करता है, पर जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। अब जब वो आसपास देख रहा था तभी अचानक से उसे कुछ दूर एक एनर्जी दिखाई देती है। अब वो वहीं जाने लगता है। वैसे उस जगह पर हम देखते हैं कि अभी जिन थी, जिन असल में ज्योतिष से इस जगह का पता लेकर आ गई थी और अभी वो कुछ फिश मॉन्स्टर से फाइट कर रही है। हालांकि वो उन सभी को बहुत आसानी से हरा देती है, पर अब जब वो उन फिश मॉन्स्टर्स के ग्रुप के लीडर पर हमला करने वाली थी उसी दौरान वहाँ पर शेंग आ जाता है और अपनी तलवार से जिन के अटैक को रोक देता है। जिन कहती है कि अच्छा, तो लगता है तुम्हें पता चल गया। ये सुनकर शेंग हैरान था। वो जिन से पूछता है कि तुमने वहाँ पर क्या सुना, जिस पर जिन कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मेरे अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या तुम उन्हें क्लियर करोगे। वैसे इतना कहकर वो यहाँ शेंग पर हमला कर देती है और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अभी वैसे तो जिन बहुत पावरफुल है, लेकिन शेंग भी कुछ कम ताकतवर नहीं है। उसके अटैक भी बहुत पावरफुल थे और उसकी स्पीड भी बहुत तेज थी। वैसे इन दोनों की लड़ाई में वो फिश मॉन्स्टर वहाँ से दूर हटने की कोशिश कर रहा था। अभी यहाँ जिन ये बात जानती थी कि वो ज्यादा देर तक यहाँ पर लड़ नहीं सकती, क्योंकि वो अपने इलाके में नहीं है और अगर उसने यहाँ ज्यादा देर तक खुद को रोका तो जल्द ही फेंगसियान वैली से बाकी गार्ड्स भी यहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि वो वहाँ से दूर हट पाए। हालांकि शेंग उसे जाने नहीं दे रहा था, इसलिए अब जिन किसी तरह उससे लड़ते हुए थोड़ा पीछे हटकर पेड़ों में कहीं गायब हो जाती है। वैसे अभी शेंग को नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में गई है, पर तभी वहाँ पर उसका एक गार्ड आता है। वो शेंग की मदद करने के लिए आया था। हालांकि अब शेंग तुरंत ही वहाँ से हवा में आ जाता है, जिसे वो थोड़ा दूर तक देख पाए, लेकिन फिर भी जिन का कहीं नामो निशान नहीं था। अब वो वहाँ से जाने लगा था। वो गार्ड कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो इस पर शेंग कहता है कि मुझे किसी भी तरह उसे ढूंढना होगा। ना जाने उसने मेरी कौन सी बात सुन ली है। इसके बाद वो वहाँ से चला गया था। इसलिए अब सीन चेंज हो जाता है। हम यहाँ ज़ाओफेंग को देखते हैं और अभी वहाँ उसके पास जिन भी बैठी हुई थी। वैसे ज़ाओफेंग ने ही जिन को उस सिचुएशन से बचाया है, लेकिन अब वो जिन से पूछता है कि आखिर तुम उन पर हमला क्यों कर रही थी, तुम्हें पता ही होगा कि तुम फंस भी सकती थी। इस पर जिन कहती है कि उन फिश मॉन्स्टर्स ने मेरे साथियों को मारा था और वैसे भी उन्होंने तो तुम्हारे साथियों को भी मारा है, इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने उनसे बदला लिया। वैसे अभी वो जिस जगह पर छुपे हुए थे वहाँ से बाहर आते हैं। ज़ाओफेंग अभी जिन की तारीफ करते हुए कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, तुम यहाँ के मास्टर से फेस टू फेस फाइट करने को भी तैयार थे। इस पर जिन कहती है कि मुझे उससे डर नहीं लगता,
वैसे अभी वो मेरी तलवार के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। अब जाओफेंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। इस पर वो बताती है कि उसने जाओफेंग और ज्योतिष की सारी बातें सुन ली थी, इसी वजह से वो यहाँ पर आई। अब जाओफेंग उससे पूछता है कि अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। तो इस पर जिन कहती है कि अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई है और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ रुककर फेंगजियान वैली से राज का पता लगाने की कोशिश करने वाले हो, जो कि बहुत खतरनाक काम है, इसलिए तुम्हें ये काम अकेले नहीं करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं भी इस चीज में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। अब जाओफेंग ये सुनकर कुछ देर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर बाद में कहता है कि तुम यही कहना चाहती हो कि हम साथ में मिलकर काम करें। इस पर जिन हाँ करती है और कहती है कि पर इसके लिए तुम्हें एक प्रॉमिस भी करना होगा। अब जाओफेंग पूछता है कि कैसा प्रॉमिस। तो इस पर जिन कहती है कि तुम वैसे कुछ नहीं करोगे जैसा तुमने वू यान के साथ किया। मैं नहीं चाहती कि मैं मारी जाऊं। वैसे अब दूसरी तरफ हम वहाँ शेंग को देखते हैं। वो अभी यहाँ इन्हीं घरों की तरफ आ गया था जिस घर में जाओफेंग और जिन छुपे हुए थे। यहाँ आकर वो इन घरों में आग लगाना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। असल में जाओफेंग और जिन पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। अभी वो मास्टर सभी गार्ड से कहकर सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है और हर तरफ गार्ड फैले हुए थे। इस वजह से जिन और जाओफेंग छुपे हुए थे और वहाँ से नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब जाओफेंग किसी तरह से आसपास गार्ड्स पर नजर रखता है कि कहाँ गार्ड्स हैं और कहाँ नहीं, लेकिन गार्ड्स लगभग हर तरफ थे। तभी जाओफेंग को दो गार्ड्स अकेले दिखते हैं, इसलिए वो तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देता है। वैसे इस चीज में वो पकड़े भी जा सकते थे क्योंकि दूसरे गार्ड अभी वहीं देख रहे थे, लेकिन जाओफेंग उन्हें अपनी सेकेंड एनर्जी से कंट्रोल करता है और जब वो गार्ड्स दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो इन्हें यहीं नीचे गिरा देता है। अब इसके बाद वो दोनों ही रास्ता बदलते हुए तेज स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और अभी रास्ते में जितने भी गार्ड्स उन्हें मिल रहे थे वो छुपकर उन पर हमला कर रहे थे। वो दोनों टीम वर्क में काम कर रहे थे। हम देखते हैं कि अभी जब एक गार्ड्स का बड़ा ग्रुप वहाँ से निकल रहा था तो जाओफेंग उनके पीछे से निकलता है। अब जैसे ही उनका ध्यान वहाँ जाता है तो जिन यहाँ पीछे से आकर इन पर हमला कर देती है और साथ ही अब जो बाकी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं तो वो यहाँ हमला कर रहे थे, पर फिर जाओफेंग दूसरी साइड से आता है और उन्हें भी मार देता है। इसके बाद अब वो दोनों वहाँ से फिर से अंदर की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन उसी दौरान जाओफेंग को पता नहीं चलता और वो एक खास बैरियर के अंदर कदम रख देता है, जिसके आगे बढ़ते ही वहाँ जो घंटियां लगी हुई थी वो बजने लगती हैं और इससे वहाँ हर किसी को पता चल जाता है कि कोई घुसपैठिया उनके बैरियर को पार करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उन गार्ड्स को आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत ही जाओफेंग और जिन के पीछे भागने लगते हैं। अभी ये दोनों वहाँ से मिलकर अंदर की तरफ भाग रहे थे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर कई सारी बेल्स लगी हुई हैं, जो कि इनकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए पहले ही शोर करने लग जाती थी, जिससे इनकी लोकेशन का पता उन गार्ड्स को चलते जा रहा था। वो गिनती में बहुत सारे थे और इनका पीछा कर रहे थे, लेकिन ये दोनों साथ हैं, इसलिए उन गार्ड्स को रोकना इनके लिए आसान था। ये कोशिश कर रहे थे कि एक बार के लिए ये इनके सामने से गायब हो सके, क्योंकि उतने टाइम में ये कहीं छिप जाएंगे, लेकिन वो गार्ड्स हर तरफ से आ रहे थे। इस वजह से उनसे बचकर भाग पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि अब ये दोनों किसी तरह से उन्हें मारते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर फिर इतने में ही सामने वही मास्टर आ जाता है और उनकी तरफ हमला कर देता है। उसका अटैक बाकी गार्ड्स के अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से इन दोनों को ही मिलकर उसे रोकना पड़ता है। लेकिन जब ये उस अटैक को रोक रहे थे तभी इतने में बाकी गार्ड्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और अब ये दोनों बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके थे, क्योंकि इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन अब उसी दौरान जाओफेंग अपनी एक खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास एक बैरियर बनाता है और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सभी गार्ड्स को वहाँ से दूर फेंक देता है। हालांकि इस दौरान वो मास्टर दूर नहीं फेंका था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओफेंग तो किसी तरह से उस जगह से निकल जाता है, लेकिन जिन नहीं निकल पाती क्योंकि वो वहाँ से निकले इसके पहले ही वहाँ पर एक दूसरा बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो उस मास्टर ने उन गार्ड्स के साथ मिलकर बनाया था। अब इन बैरियर के पीछे जिन कैद हो जाती है और वो लोग बाहर से ही अपनी एनर्जी का यूज कर उस बैरियर को कवर कर लेते हैं। इससे उस बैरियर को तोड़ पाना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। साथ ही अब ये सभी मिलकर कुछ स्पिरिचुअल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए जिन पर हमला करने लगे थे। जिन भी उस बैरियर के अंदर ही भाग रही थी खुद को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मगर अब इतने में ही जाओफेंग वहाँ दूर पत्थर के पीछे से छुपकर डेमोग्राफिक एनर्जी का यूज करता है। इस तरह की डेमोनिक एनर्जी ह्यूमन स्पेल्स की एनर्जी से ज्यादा पावरफुल होती है और उनकी एनर्जी को कमजोर भी कर सकती है। इसी वजह से ये बैरियर एक तरफ से क्रैक होने लगा था और इस चीज का फायदा उठाते हुए जिन वहाँ उस बैरियर में होल कर देती है और जाओफेंग और जिन वहाँ से भाग जाते हैं।
वैसे वो दोनों ही इनकी नजरों से गायब हो चुके थे, इसलिए वो मास्टर अपने गार्ड्स को वहाँ से उन्हें ढूंढने के लिए भेज देता है। वैसे अब ली भी वहाँ आ गया था और उस मास्टर से कह रहा था कि आपने पहले ही ये बात सभी को क्यों नहीं बताई। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि शुरुआत में वो मास्टर अकेले वहाँ जंगल की तरफ चला गया था जहाँ उसने जिन से फाइट की, जबकि वो पहले ही सभी गार्ड्स को अलर्ट कर उनके पीछे भेज सकता था। अभी इस पर उस मास्टर को भी गुस्सा आ रहा था। वैसे अब बात बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वैली के लीडर को ये बात बतानी जरूरी थी। अब ली तुरंत ही वहाँ से वैली लीडर के पास जाता है। हम देखते हैं कि वो अभी एक फर्नेस के पास आ गया था और उस फर्नेस के अंदर से लीडर की आवाज आ रही थी। वो गुस्से में थे और ली से कह रहे थे कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो हेवनली एम्परर का डार्क स्टोन हमारे हाथ से जा चुका है, अब उसे छीनना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इस पर ली माफी मांगते हुए कहता है कि अगर आप मुझे सजा देना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पर लीडर कहते हैं कि नहीं, तुम्हें सजा देकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चीज का ख्याल रखना होगा कि वो दोनों यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर यहाँ से निकल ना पाए। अब इस पर ली हाँ करता है और फिर यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। अब अगले सीन में हम उस लेडी डेमन मास्टर को देखते हैं। वो इस वक्त डेमन किंग से मिलने के लिए जा रही थी। डेमन किंग इस दौरान उस पॉट के थ्रू फायर फेनिक्स को बाहर निकालकर उसके ब्लड को अपने डेमन पॉट के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे वो बाद में उसका यूज कर पाए। हालांकि उसी दौरान फायर फेनिक्स जाग जाता है और अपनी पावर रिलीज करने लगता है। इससे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वहाँ एक दूसरा मास्टर भी था जो कि इस पूरे प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। और फिर डेमन किंग अपने पिलर्स की मदद से उस फायर फेनिक्स पर हमला करता है, जिससे फायर फेनिक्स की बॉडी से पूरा ब्लड निकल जाता है। साथ ही इसे वो मारा भी जा चुका था और डेमन पॉट के अंदर उसका सारा ब्लड भी एब्जॉर्ब हो चुका था। अभी ये सब देखने के बाद वो लेडी डेमन मास्टर थोड़ी सी हैरान थी, जो देखकर डेमन किंग उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। इस पर वो लेडी डेमन कहती है कि कुछ भी नहीं। वैसे अब डेमन किंग कहने लगता है कि गाइड के हिसाब से हमने 2 स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ लिया है, अब सिर्फ 2 और स्पिरिचुअल बीस्ट बचे हैं। उनके मिलते ही हमारा घोस्ट सेक्ट इस पूरे अर्थ को डोमिनेट करेगा। इस पर वो लेडी डेमन मास्टर भी हाँ करती है। वैसे उसका बिहेवियर अलग था, इसलिए डेमन किंग कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे बिहेवियर को नोटिस कर रहा हूँ, बताओ आखिर बात क्या है। जिस पर लेडी डेमन कहती है कि अभी कुछ दिन से वो ज़ाओफेंग के बारे में ही सोच रही है, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट होते जा रहा है। उसने हाल ही में अपनी एक टीम तैयार की जिससे उसने चेंग शेन को हरा दिया। साथ ही मुझे अभी खबर मिली है कि उसने वो यान को भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड किया था, जबकि वो यान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पर डेमन किंग कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, ज़ाओफेंग के अंदर सच में कुछ न कुछ खास बात है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास डेमन्स के सबसे पावरफुल वेपन्स भी हैं, जिसकी हेल्प से वो जिसे चाहे उसे खत्म कर सकता है, और वो भी हमारे जैसे ही सोचता है। लेकिन जब वो पिंग्युर सेक की उस लड़की लू से मिला, तब उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल चुका था। मुझे इस चीज पर थोड़ा शक है कि उनके बीच में जरूर कुछ है। अब इस चीज पर वो लेडी डेमन कुछ नहीं कहती, जो देखकर डेमन किंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि बताओ क्या बात है। तो अब इसके बाद वो लेडी डेमन सब कुछ बताती है और कहती है कि हाँ आप सही सोच रही हैं, ज़ाओफेंग के दिल में लू के लिए फीलिंग्स है। उस ट्रेजर की केव क्लोज होने के दौरान जब उस जायंट स्नेक ने हमला किया था, तब ज़ाओफेंग ने लू को बचाने के लिए अपनी लाइफ और ट्रेजर दोनों को ही खतरे में डाल दिया था। ये सुनने के बाद डेमन किंग कुछ नहीं कहता और कुछ सोचने लग जाता है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि फेंगजियान वैली के उस मास्टर ने घाट्स की एक टीम तैयार कर ली थी, क्योंकि उसे आइडिया लग चुका है कि ज़ाओफेंग और जेट कहाँ पर छुपे हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी अभी ज़ाओफेंग और जिन की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है, और अगर उस मास्टर को पता भी हो तो ये बात हमें नहीं बताई गई है, क्योंकि जब वहाँ वैली लीडर ने ये बात ली से पूछी थी तो ली ने कह दिया था कि वो नहीं जानती। वैसे अब एक बार फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम ज़ाओफेंग और जिन को देखते हैं। ज़ाओफेंग इस वक्त कह रहा था कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, हम पहले ही बहुत टाइम से यहाँ पर छुपे हुए हैं। हमें ये भी सोच कर रखना चाहिए कि आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि वैली के चारों तरफ प्रोटेक्शन बन चुकी होगी जिससे निकल पाना नामुमकिन है। लेकिन इस पर जिन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ पर कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सकता है। अब कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो मास्टर अपने सभी गार्ड्स के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन अभी यहाँ जिन और ज़ाओफेंग नहीं थे। हालांकि जब वो सामने देखता है तो उसे वहाँ ज़ाओफेंग दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपने सभी गार्ड्स के साथ मिलकर ज़ाओफेंग पर हमला करने लगता है। और जब वो चले जाते हैं तब जिन दूसरी साइड से आकर उसके एक गार्ड को वहीं रोक लेती है। इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो मास्टर और वो गार्ड मिलकर ज़ाओफेंग का पीछा कर रहे थे। इस दौरान ज़ाओफेंग उनसे लड़ नहीं रहा था और न ही उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ वहाँ से दूर भागते जा रहा था।
अभी ये मास्टर इस चीज पर ध्यान नहीं देता और उसका पीछा करते रहता है और उस दौरान वो कई तरह के हमले भी करता है, लेकिन ज़ाओ फेंग उसके हर एक अटैक से बचते जा रहा था। वैसे अब जब ज़ाओ फेंग उन्हें कुछ दूरी पर ले आता है तो यहाँ वो एक पहाड़ी के नीचे की तरफ से निकलते हुए वहाँ के पत्थरों को गिराने लगा था, लेकिन अब उस मास्टर ने भी उन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हालांकि जब वो वहाँ से बाहर निकल कर आता है तो वहाँ ज़ाओ फेंग कहीं भी नहीं था। इससे उस मास्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गार्ड से कहता है कि पता लगा कि कहाँ गया ज़ाओ फेंग। वैसे अब उसी दौरान वो नोटिस करता है कि इतनी देर से वो तो सिर्फ एक का ही पीछा कर रहे थे और वो दूसरी लड़की तो उन्हें तभी से दिखी ही नहीं है। वैसे इसलिए अब वो तुरंत ही उस लोकेशन पर आ जाती हैं जहाँ से उन्होंने ज़ाओ फेंग का पीछा करना शुरू करा था। वहाँ अभी पेड़ के ऊपर लिखा हुआ था कि उस ट्रेजर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये पढ़ने के बाद उस मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पेड़ को ही काट देता है। वैसे अब इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम उस लेडी डेमन को देखते हैं जो कि अभी दूसरे मास्टर के साथ कहीं जा रही थी। वैसे अब वो लेडी डेमन पूछती है कि क्या तुम्हें लीडर के ओरिजिन के बारे में पता है, मतलब कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। इस पर वो दूसरा मास्टर कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। वैसे अभी जब वो थ्रोन पर बैठ चुके थे उसके बाद मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। वैसे इसके बाद अब वो ज़ाओ फेंग के बारे में भी बात करते हैं और फिर उसी बीच वो लेडी डेमन कहने लगती है कि क्या होता अगर बायू अभी भी यहाँ पर होती तो। इस पर वो मास्टर कहता है कि ज़ाओ फेंग फिर से साउथ साइड की तरफ गया है, शायद उसे इस बार ऐसा कुछ मिल जाए जिससे बायू फिर से लौट सके। वैसे अब इसके बाद आखिर में एक बार और सीन चेंज होता है और हमें एक टार को दिखाया जाता है। यहाँ उस टार के अंदर से अभी बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।